आगे आज हम लोग का टॉपिक संसद ही होगा। और पार्ट 2 इसमें हम लोग कैसे लोकसभा राज्यसभा इन सब की संरचना निर्मित होती है। हम लोग लोकसभा राज्यसभा इन सब की संरचना के विषय में चर्चा करेंगे। तो कैसे संरचना निर्मित होती है इन सारी बातों को समझने के लिए हम लोग अब ऐसा करते हैं, कॉलम बना लेते हैं। 3 अलग अलग कॉलम बना लेते हैं, उसी कॉलम के आधार पर हम लोग अध्ययन की शुरुआत करते हैं। तो एक सबसे पहले एक कॉलम बनाते हैं और इस कॉलम में हम लोग लिखते हैं विशेषता, इधर लिखते हैं राज्यसभा राज्यसभा और इधर लिखते हैं लोकसभा। विशेषता यानी फीचर एफ। अब इसी आधार पर कैसे दोनों सदनों की संरचना निर्मित हुई है हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। कितने मैक्सिमम नंबर होते हैं, कितने वर्तमान समय में मौजूद हैं, कैसे सदस्यों की संख्या चुनी जाती है, इन्हीं सारी बातों के विषय में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, वर्तमान समय में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। जो राज्यसभा में अधिकतम संख्या है वो हो सकती है 250 250, और लोकसभा में जो अधिकतम संख्या है वो हो सकती है 550 550। ये मैक्सिमम नंबर है जितने हो सकते हैं। फिलहाल मैक्सिमम नंबर नहीं है, वर्तमान समय में संख्या इनसे कम है। जो वर्तमान संख्या है राज्यसभा की वो है 245। इस 245 में से जो 233 हैं वो निर्वाचित होते हैं और जो 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं या नाम निर्दिष्ट होते हैं। मनोनीत कह लो, हिंदी में बहुत सारे वर्ड हैं, मनोनीत है, नाम निर्दिष्ट है, नामांकन है, या फिर इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं। नॉमिनेटेड होते हैं, इंग्लिश में एक ही शब्द है इसके लिए। तो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं, यानी राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर, क्योंकि राष्ट्रपति सारे कार्य मंत्रिपरिषद के परामर्श पर करता है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर 12 लोगों को इसमें अलग से नियुक्त कर देता है, नामित कर देता है। ये 12 लोग कौन होते हैं, जिन्हें विज्ञान, ये भी लिख चुके हैं जब राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ रहे थे, विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा में ज्ञान या अनुभव से युक्त। जिन लोगों को विज्ञान, साहित्य, कला, समाज सेवा में ज्ञान है या अनुभव है, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में ये तो राज्यसभा का गठन हो गया। लोकसभा में कोई मनोनीत सदस्य नहीं होता, कोई नामित सदस्य नहीं होता, सारे के सारे निर्वाचित सदस्य होते हैं और टोटल वर्तमान समय में 543 मेंबर्स हैं। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के मनोनीत किए जाने की व्यवस्था थी 2020 तक, 2020 तक, लेकिन यह व्यवस्था खत्म हो गई अब 2019 तक, बल्कि कह लो, क्योंकि 20 से खत्म हो गया। 2019 तक लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन के मनोनीत करने का प्रावधान था, किंतु अब समाप्त हो गया। आजादी के बाद से ही था, स्वतंत्रता के बाद से ही प्रावधान किया गया था। बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने के बाद, संविधान लागू होने के बाद ये व्यवस्था की गई कि जो अनुसूचित जातियां हैं, अनुसूचित जनजातियां हैं, उनको लोकसभा में रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो उनके लिए लोकसभा में रिजर्वेशन दे दिया गया। कितनी सीटें रिजर्व होंगी ये व्यवस्था संविधान में नहीं है। संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है और संसद कानून बना करके ये तय करेगी कि किन किन राज्यों में कौन कौन सी सीटें लोकसभा में अनुसूचित जातियों या जनजातियों के लिए रिजर्व की जा सकती हैं। तो ये रिजर्वेशन दिया गया है। अब 106वें संविधान संशोधन के माध्यम से महिलाओं के लिए भी 1/3 सीटें लोकसभा में आरक्षित कर दी गई हैं। हालांकि अभी ऐसा आरक्षण लागू नहीं हुआ है, क्योंकि 2026 के बाद जो जनगणना के पहले आंकड़े प्रकाशित होंगे उसके आधार पर परिसीमन होगा, उस परिसीमन के बाद ये रिजर्वेशन लागू होगा। तो अभी सब कुछ नेपथ्य में है, अभी कुछ भी क्लियर यहाँ पर नहीं है कि लागू कब से होगा, क्योंकि अभी तो जनगणना के आंकड़े ही नहीं आए और ये कह रहा है 2026 के बाद। तो अब देखते हैं, जनगणना के आंकड़े आएंगे, उसके बाद 2026 के बाद जब परिसीमन होगा तो उस परिसीमन के बाद फिर महिलाओं वाला रिजर्वेशन लागू होगा। फिलहाल वो व्यवस्था हम लोग आगे चर्चा करेंगे। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन में यह व्यवस्था थी, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जो एंग्लो इंडियन होंगे, उन एंग्लो इंडियन को, अगर राष्ट्रपति को यह लगता है, यानी जरूरी नहीं है, अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह अधिकतम 2, यानी जरूरी नहीं है कि 2, एक का भी नामांकन कर सकता है और किसी का भी नामांकन नहीं कर सकता है। अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो अधिकतम 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को वो लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। क्यों ये व्यवस्था की गई? इसलिए की गई क्योंकि एंग्लो इंडियन उन्हें कहा गया, एंग्लो इंडियन का अर्थ यहाँ पर हमारे लिए ये है कि जो लोग पहले यूरोपीय मूल के थे, यूरोपीय मूल के मतलब फ्रांस के रहने वाले थे, ब्रिटेन के रहने वाले थे, पुर्तगाल के रहने वाले थे, और भारत आकर बस गए, उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली। तो मूल रूप से तो वो यूरोप के थे, लेकिन भारत में आकर बस गए और भारत की नागरिकता ले ली, तो उनको एंग्लो इंडियन कहते हैं। हालांकि जो मूल रूप से यूरोपियन थे, उन्हें पिता के वंश से यूरोपीय होना जरूरी था। तो जो मूल रूप से पिता के वंश से, क्योंकि पैट्रियार्की है हमारे यहाँ, पितृसत्तात्मक समाज है, तो पिता के वंश से जो मूल रूप से यूरोपीय थे, लेकिन उन्होंने बाद में भारत की नागरिकता ले ली, भारत के नागरिक हो गए, तो उन्हें एंग्लो इंडियन के नाम से जाना जाता है। यानी वे भारत के नागरिक हैं, लेकिन उनका जो उद्भव है वो भारत से जुड़ा हुआ नहीं है, उनका उद्भव यूरोप से जुड़ा हुआ है।
उनका जो विकास है, उनकी जो शुरुआत है वो यूरोप से जुड़ी हुई है। तो ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियन कहा गया। अब दो लोगों की व्यवस्था क्यों की गई? इसलिए की गई क्योंकि जब संविधान लागू हुआ तो संविधान लागू होने के पहले हमारे यहाँ बहुत सारे लोग, बहुत सारे यूरोपीय रह रहे थे, और स्वतंत्रता मिलने के बाद सब के सब वापस यूरोप नहीं गए। कुछ लोगों ने ये तय किया कि वो भारत में ही रहेंगे, भारत में ही बसेंगे। अब जब भारत में रहेंगे तो संविधान निर्माताओं ने ये तय किया कि जो एंग्लो इंडियन भारत में रहेंगे उनके हितों की भी रक्षा होनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि स्वतंत्रता के बाद से या संविधान लागू होने के बाद उनके हितों की उपेक्षा हो जाए, क्योंकि फिलहाल तो अभी भारत के नागरिक हैं, भले ही उनका उद्भव यूरोप से रहा हो। तो ऐसे परिवेश में संविधान निर्माताओं ने यह व्यवस्था कॉन्स्टिट्यूशन में कर दी, शुरुआती 10 साल के लिए, केवल 10 साल के लिए। लेकिन हर सरकारों ने हर 10 साल बाद संशोधन किया, और संशोधन करके उसको अगले 10 साल के लिए बढ़ाती चली गई। फिलहाल 2019 में जब ये 10 साल पूरे हुए तो इसे अगले 10 साल के लिए बढ़ाया नहीं गया। इसलिए अब एंग्लो इंडियन के लिए जो रिजर्वेशन था 2 सीटों का, वो खत्म हो गया, क्योंकि इसकी आवश्यकता 10 साल के बाद ही खत्म हो गई थी। इसको इतने वर्षों तक कंटिन्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि बहुत सारे एरिया ऐसे थे हमारे यहाँ, जैसे पुदुचेरी, पांडिचेरी जिसे कहते थे। अब पुडुचेरी पूरी तरीके से एंग्लो इंडियन लोगों से मिलकर के बनी है, क्योंकि फ्रांस की बस्ती थी, फ्रांस के कंट्रोल में थी। तो आज भी वहाँ फ्रेंच कल्चर आपको देखने को मिल जाएगा। फ्रेंच कल्चर के मकान, फ्रेंच कल्चर का पहनावा, खान पान, रेस्टोरेंट, सब कुछ मिल जाएंगे। तो जो पुदुचेरी से लोकसभा में चुनकर आ रहा है वो तो एंग्लो इंडियन ही होगा नॉर्मली। गोवा से जो चुनकर आ रहा है उनमें ज्यादातर लोग एंग्लो इंडियन ही होंगे। क्यों? क्योंकि ये सब यूरोप के कंट्रोल वाली टेरिटरीज थी, बाद में ट्रांसफर हुई भारत में। तो संविधान लागू होने के बाद 10 साल बाद ये निश्चित हो गया कि एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग लोकसभा में चुनकर आ रहे हैं, इसलिए इस रिजर्वेशन को कंटिन्यू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसलिए संविधान निर्माताओं ने यह रिजर्वेशन केवल 10 साल के लिए ही संविधान में लिखा था, लेकिन हर 10 साल बाद एक संशोधन होता था, और उस संशोधन के माध्यम से इस 2 सीटों के रिजर्वेशन को अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया जाता था। अब आप पूछोगे क्या कारण था? तो कारण केवल और केवल राजनीतिक था। इसमें देश का हित या इसमें देश के भविष्य से कोई जुड़ा हुआ विषय नहीं था, ये केवल और केवल पॉलिटिकल इशू था। फिलहाल अब ऐसा नहीं है, अब एंग्लो इंडियन को कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि अब इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। बाकी अनुसूचित जातियों जनजातियों का जो रिजर्वेशन वाला पार्ट है वो हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, ये संरचना हो गई राज्यसभा की। 243 लोग चुने जाएंगे राज्यसभा, 233 लोग चुने जाएंगे राज्यसभा में आउट ऑफ 245, और पूरे के पूरे 543 जो लोकसभा में होते हैं अब चुने गए सदस्य होते हैं। कैसे इन सबका निर्वाचन किया जाता है? ये हो गया फीचर, ये हो गया राज्यसभा, ये हो गया लोकसभा। इलेक्शन कैसे होगा? राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से होता है और लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष तरीके से होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो लोकसभा का चुनाव है, पहले लोकसभा पढ़ लेते हैं फिर राज्यसभा को समझते हैं। लोकसभा का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव जनता सीधे करती है, इसीलिए प्रत्यक्ष कहते हैं। तो आपने देखा होगा अभी मई जून में लोकसभा का चुनाव हुआ है, इतना तो समझ में आया ही होगा कि लोकसभा के सदस्य कैसे चुने गए हैं। एक संसदीय क्षेत्र होता है, उस संसदीय क्षेत्र में कई प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं, जो सबसे ज्यादा वोट पाता है वो जीत जाता है, यानी जनता सीधे वोट डाल करके चुनती है। इसको कहते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव। इसको कहते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव। वयस्क का मतलब जिसने कम से कम 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, भारत में उसे वयस्क कहते हैं, एडल्ट कहते हैं। और जो एडल्ट होगा, जो वयस्क होगा, यानी जिसने 18 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है, उसको मत देने का हक होगा, वोट देने का हक होगा, यानी मताधिकार होगा, यानी फ्रेंचाइज होगा। तो इसको एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। तो इस तरीके से वयस्क मताधिकार के आधार पर सीधे चुनाव होता है, यानी जनता सीधे वोट करती है अपने निर्धारित संसदीय क्षेत्रों में। लेकिन जो राज्यसभा का चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव अप्रत्यक्ष है। अप्रत्यक्ष होने का मतलब यह है कि यहाँ वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं होंगे। इसका मतलब है कि यहाँ जनता सीधे राज्यसभा के सदस्यों को वोट डालकर नहीं चुनेगी। जनता सीधे राज्यसभा के सदस्यों को वोट डालकर नहीं चुनेगी। तो फिर राज्यसभा के सदस्य चुने कैसे जाएंगे? राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुनाव। अप्रत्यक्ष है ना, तो अप्रत्यक्ष का मतलब जनता नहीं चुनेगी। जनता नहीं चुनेगी तो कौन चुनेगा इन्हें? इन्हें चुनेंगे राज्य विधानसभा के द्वारा। अब राज्य विधानसभा क्या है? आप जिस राज्य में रहते हैं, किसी न किसी राज्य में रह रहे हो, मंगल पे तो रह नहीं रहे होगे, तो जिस राज्य में आप रह रहे हैं उस राज्य का विधानमंडल है। जैसे देश में संसद है, वैसे उस राज्य में भी, आपके राज्य में भी एक विधायिका है, जिसको राज्य विधानमंडल कहते हैं। वहां पर जो जनता के द्वारा सीधे चुनकर पहुंचने वाला सदन है, यानी विधायक जिसको आप कहते हैं, विधायकों से मिलकर बनने वाला जो सदन है उसको विधानसभा कहते हैं, जिसमें सारे विधायक बैठते हैं। आप विधायकों को जैसे सांसद चुनते हो, लोकसभा का चुनाव हुआ, अभी सांसद चुने गए, ऐसे ही अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर कार्यकाल पूरा होता है, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पर चुनाव होते रहते हैं। हर साल किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है विधायकों को चुने जाने के लिए। तो जो विधायकों से मिलकर के सदन बनता है, हाउस बनता है राज्य में, स्टेट में, आप जिस राज्य में रह रहे हैं उसे विधानसभा कहते हैं। तो उस राज्य में विधानसभा के जितने चुने गए सदस्य हैं, निर्वाचित सदस्य हैं, अगर किसी विधानसभा में मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था कर दी जाए, फिलहाल अब नहीं है जम्मू कश्मीर को छोड़कर, और जम्मू कश्मीर में विधानसभा नहीं है, इलेक्शन होने जा रहा है फिलहाल, तो लेकिन जम्मू कश्मीर विधानसभा को छोड़कर किसी विधानसभा में मनोनीत सदस्य की व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर कहीं हो भी तो विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वे ही वोट डालेंगे, बाकी मनोनीत सदस्य वोट नहीं डाल सकते। तो राज्य की विधानसभाओं के जो चुने गए सदस्य हैं वे वोट डालते हैं।
इसीलिए ये चुनाव अप्रत्यक्ष कहलाता है। ये कैसे वोट डालते हैं? ये वोट डालते हैं जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, यानी बैलेट पेपर होगा, यहाँ मशीन से वोटिंग नहीं होगी। मशीन से वोटिंग प्रत्यक्ष चुनाव में होती है, डायरेक्ट इलेक्शन में होती है। मशीन से वोटिंग, ईवीएम से वोटिंग डायरेक्ट इलेक्शन में होती है। हालांकि हमारे यहाँ ईवीएम को लेकर काफी कंट्रोवर्सी रही है। अब उच्चतम न्यायालय के निर्णय से वो कंट्रोवर्सी खत्म हो चुकी है। उच्चतम न्यायालय का निर्णय अच्छा है, क्योंकि हम जो विगत वर्षों में याचिकाएं दायर की गई थी, याचिकाएं इसलिए दायर की गई थी कि हमको 21वीं शताब्दी से 18वीं 19वीं शताब्दी में ले जाओ वापस, क्योंकि पहले बैलेट पेपर से ही चुनाव होते थे, डायरेक्ट इलेक्शन भी, तो उनको लूटना आसान होता था, बूथ कैप्चरिंग आसान होती थी। ईवीएम में लोग छेड़छाड़ के आरोप लगाते हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में ये पाया, अपनी जांच में ये पाया, ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, सारे आरोप निराधार हैं, क्योंकि किसी भी याचिकाकर्ता ने जिसने आरोप लगाए उसने कोई तर्क और साक्ष्य पेश नहीं किया, केवल मनगढ़ंत बातें की कि अमेरिका में ऐसा होता है, ब्रिटेन में ऐसा होता है। तो अमेरिका और ब्रिटेन में जो होता है वो भारत में नहीं हो सकता। अमेरिका और ब्रिटेन में तो आज भी बहुत सारी चीज़ें A4 साइज में लेकर लोगों को घूमना पड़ता है, जबकि हम अपने एप्लीकेशन में लेकर के घूमते हैं, ऐप में लेकर के घूमते हैं। तो अब अमेरिका और ब्रिटेन आधुनिक नहीं है तो हम क्या करें? उनके यहाँ इतनी आधुनिकता नहीं है तो हम क्या करें? हमारे यहाँ तो है। तो हम ये उदाहरण लेकर के नहीं कर सकते कि अमेरिका में नहीं होता ईवीएम से चुनाव, ब्रिटेन में नहीं होता। नहीं होता क्योंकि उनके यहाँ गड़बड़ियाँ हैं, वो नहीं मेंटेन कर पाए। उनके यहाँ गड़बड़ियाँ इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने जो ईवीएम बनाया, गड़बड़ियों वाला ईवीएम बनाया, उसमें इतने फीचर दे दिए, इतने सॉफ्टवेयर डाल दिए कि आसानी से हैक हो सकती थी। हमारी ईवीएम में सॉफ्टवेयर ही नहीं है, हैक कहाँ से करोगे? केवल एक सॉफ्टवेयर है जहाँ वोट डाल सकते हो, बस। इसके अलावा कोई सॉफ्टवेयर ही नहीं है। मतलब जैसे वाईफाई से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, ब्लूटूथ से कनेक्ट नहीं कर सकते हो, तो जब विदाउट वायर कनेक्ट हो ही नहीं सकता तो हैक होने की संभावना नहीं है। अमेरिका और ब्रिटेन में जो उन्होंने ईवीएम बनाया वो उन्होंने विदाउट वायर कनेक्टिविटी वाले सॉफ्टवेयर भी उसमें डाल दिए। कोई दूर से बैठ करके हैक कर सकता था, जैसे फोन हैक कर लेते हैं। तो उन लोगों ने गड़बड़ बनाया। हम लोगों को पता था कि हमारे यहाँ निगेटिव दिमाग ज़्यादा चलता है, खुराफाती दिमाग ज़्यादा चलता है लोगों का। कोई भी चीज़ अगर शुरुआत होगी तो आदमी उसका निगेटिव एस्पेक्ट तुरंत ढूंढ लेगा, निगेटिव पहलू तुरंत ढूंढ लेगा। पॉजिटिव ढूंढे या न ढूंढे, पॉजिटिव करे या करे न करे, पॉजिटिव सोचे या न सोचे, लेकिन निगेटिव तुरंत ढूंढ लेगा। हमारे यहाँ से खुराफाती लोग बहुत हैं। इसलिए जब हमारे यहाँ 80 के दशक से ईवीएम पर चर्चा शुरू हुई, 80 के दशक से ईवीएम पर ये हुआ कि भाई इसको कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, ये तय कर लिया गया आगे चल करके हम लोग इसको वायर्ड कनेक्टिविटी से बनाएंगे और इस तरीके से बनाएंगे जिससे कि इसमें गड़बड़ियों की संभावना ना हो, और अगर कोई करने की कोशिश करे तो वो एरर शो कर दे, यानी वो खराब हो जाए अपने आप। तो हम लोगों ने जो ईवीएम बनाया वो लीक प्रूफ है इस तरीके से, और इसलिए जो आरोप प्रत्यारोप किए जाते हैं वो बहुत तर्कसंगत नहीं है। क्यों? क्योंकि ईवीएम सरकार थोड़ी बनाती है, ईवीएम तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है वो बनाती है, और जिस तरीके से हमारे इंजीनियर्स ने ईवीएम बनाया है वो अपने आप में लीक प्रूफ है। इसके लिए हमें अपने इंजीनियर्स की तारीफ करना चाहिए, न कि उनके ऊपर सवाल उठाने चाहिए। अगर गड़बड़ियाँ हो तो सवाल अवश्य उठाने चाहिए, लेकिन गड़बड़ियाँ नहीं है। ये बात उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रूप से घोषित कर दी, और ये बात इसलिए भी स्पष्ट है क्योंकि निर्वाचन आयोग हर इलेक्शन के बाद एक हैकाथॉन कंडक्ट कराता है। हैकाथॉन ये निर्वाचन आयोग की एक पहल है। हैकाथॉन के अंतर्गत निर्वाचन आयोग देश के सारे राजनीतिक दलों से ये कहता है कि आप हमें अपना पंजीकरण हमारे यहाँ कराइए, और वर्ल्ड का कोई भी फेमस हैकर लेकर आइए, एक्सपर्ट लेकर के आइए, और 48 घंटे का समय देंगे हम, और 48 घंटे के अंदर ईवीएम को हैक करके दिखाइए। हर चीज़ की सीसीटीवी मॉनिटरिंग होगी। उसको कहते हैं हैकाथॉन। इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन के बाद हैकाथॉन का आयोजन करता है, हैकाथॉन का आयोजन करता है, और हर हैकाथॉन में वह सारे के सारे पॉलिटिकल पार्टी से नाम मंगाता है कि आप आइए, इस तारीख को हम हैकाथॉन कंडक्ट करेंगे, भारत के नहीं वर्ल्ड के एक्सपर्ट को आप लेकर के आइए और हमारी ईवीएम को हैक करके दिखाइए। जैसे वो हैक करेगा वो हम लोग सीसीटीवी मॉनिटर करते रहेंगे, अगर कहीं कोई गड़बड़ी तो हम उसे सुधार लेंगे, लेकिन आप हैक करके दिखाइए। आज तक जब से ईवीएम से वोटिंग हो रही है, जब से ईवीएम पर आरोप प्रत्यारोप लगने लगे हैं, तब से इलेक्शन कमीशन हर इलेक्शन के बाद हैकाथॉन कंडक्ट कराता है। इसलिए कंडक्ट कराता है क्योंकि ईवीएम पर बहुत सारे सवाल उठाए जाते रहते हैं, लेकिन आज तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हैकाथॉन में हिस्सा नहीं लेती। एक दो पॉलिटिकल पार्टीज ने शुरू में नाम लिखाया था, जब उन्होंने एक्सपर्ट को बुलाया और एक्सपर्ट से बात की तो एक्सपर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई कोई फायदा नहीं है, नाक तुम्हारी भी कटेगी मेरी भी कटेगी, इसलिए जाने से कोई फायदा नहीं है। नतीजा ये हुआ कि हर साल हैकाथॉन होता है, हर इलेक्शन के बाद हैकाथॉन होता है, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी उसमें रोल प्ले नहीं करती। वे केवल हमारे और आपके बीच ये आरोप लगाते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी है, ईवीएम में खराबी है, लेकिन उन्होंने इलेक्शन कमीशन के सामने कभी किसी एक्सपर्ट को ले जाकर के क्या खराबी है ये बताने की कोशिश नहीं की, जबकि इलेक्शन कमीशन बाकायदा इसके लिए समय निर्धारित करता है हर इलेक्शन के बाद। ये उसने ट्रेडिशन अपना रखा है, और अब तो उच्चतम न्यायालय ने भी कह दिया, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया इन सब आधारों पर कि जो राजनीतिक दल इस तरीके के आरोप लगाते हैं वो बेबुनियाद है। तो जो इलेक्शन है हम लोगों के यहाँ वो बहुत फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। कहने का मतलब है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। आप अगर किसी अपराधी को जिताना चाहते हैं तो आप जिता देते हैं। 47%, 47% आपराधिक छवि के लोग चुन करके लोकसभा में वर्तमान समय में पहुंचे हैं, और इसमें हर दल के लोग हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो तृणमूल हो, चाहे वो कोई भी हो, आम आदमी पार्टी हो, किसी भी कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी के आपराधिक छवि के लोग यहाँ पर चुन करके पहुंचे हैं। तो ये हमारी गड़बड़ी है कि हम कैसे लोगों को वोट करते हैं। अब तो दो आतंकियों को हमने चुनकर भेज दिया है। एक पंजाब से एक आतंकी को चुना है जो खालिस्तानी आतंकी है, जेल में बंद है, और दूसरा आतंकी जम्मू कश्मीर से चुन करके भेजा गया है, वो भी जेल में बंद है। तो जनता ने दो आतंकियों को चुन करके भेज दिया है। अब तक केवल अपराधी चुने जाते थे, लेकिन गजब इस देश की जनता है कि इस लोकसभा चुनाव में तो आतंकियों को भी चुन करके भेज दिया गया है। हम लोग तो कनाडा को कोसते थे कि खालिस्तानी आतंकियों को चुन करके वहां भेजा गया है, खालिस्तानी आतंकियों को मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया है। अब किस मुंह से आलोचना करोगे? अब किस मुंह से कनाडा की आलोचना करोगे? क्योंकि तुमने भी, यानी पूरे भारत के लोगों ने भी दो आतंकियों को चुन करके लोकसभा में भेज दिया है। तो ये लोगों की समझ की गिरती हुई समझ का परिचायक है।
ये क्या कहा जाए कि किस बर्बर युग में हम समाज को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि आतंकियों और अपराधियों को चुनने का मतलब है कि हम सभ्य समाज के बजाय एक बर्बर समाज की स्थापना करना चाह रहे हैं। और अगर ऐसे समाज स्थापित करोगे तो ऐसी दुर्घटनाएं होंगी जैसे कोलकाता में हुई, इसके पहले भी हुई हैं, लगभग हर प्रदेश में हुई हैं। कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां इस तरीके की बर्बर बर्बर घटनाएं समय समय पर न हुई हों। कोलकाता अभी इसका एक ताजा उदाहरण है। और इससे भी सबसे ज्यादा बुरी बात है कि ऐसे मुद्दों पर पुलिस की असंवेदनशीलता सामने आती है, पुलिस आरोपियों को बचाने वाला कार्य करने लगती है। इससे बड़ा असंवेदनशील विषय कुछ भी नहीं हो सकता। स्वाभाविक सी बात है कि इस देश में अगर हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, हम सब सुरक्षित नहीं है, तो काहे की सरकार और काहे का सभ्य समाज। इस सरकार पर तो लानत है ही, और सरकार से ज्यादा लानत हम सब पर है कि हमने ये कैसा समाज बना दिया है जहां हमारे परिवारों की बहन और बेटियां भी सुरक्षित नहीं है। हम ऐसे किस समाज की ओर बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। यूपीएससी क्या करता है, वो कहता है भाई नैतिक लोग आवे, इसके लिए एक पेपर उसने एथिक्स का शामिल कर दिया। अरे तुम्हारे एथिक्स के 4 क्वेश्चन पूछ लेने से नैतिक लोग थोड़ी शामिल हो जाएंगे यूपीएससी के एग्जाम में। पूजा खेड़कर जैसे लोग आते हैं, और ये तो पकड़ा गया मामला है, इसलिए पकड़ा गया मामला है क्योंकि उसने ज्वाइन करने के बाद बड़ी एरोगेंसी दिखाई। ऐसे तमाम भ्रष्ट और ऐसे तमाम फ्रॉड लोग आईएएस बन चुके हैं जिन्होंने इस तरीके की एरोगेंसी नहीं दिखाई और वो पकड़े नहीं गए। और अनैतिक लोग तो बहुत है, क्योंकि भ्रष्टाचारी बहुत है, रिश्वतखोर बहुत है, रिश्वतखोरी खूब चल रही है, उस पर कोई अंकुश तो लग नहीं पाया है। कोई भी सरकार लगा पाने में सक्षम नहीं है, और कोई भी सरकार लगा भी नहीं पाएगी। क्यों? क्योंकि रिश्वतखोरी समाज की देन है। हर समाज रिश्वतखोरों को संरक्षण देता है, हर समाज अपराधियों को संरक्षण दे रहा है। तो जब समाज अपराधियों और रिश्वतखोरों को संरक्षण देगा तो कभी भी इस तरीके के अपराध खत्म नहीं होंगे। इसलिए मैं तो कम से कम, अगर आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम हम आपसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि आप जागरूक मनुष्य बने, और अपने आसपास तो कम से कम गलत बर्दाश्त न करें। हाँ, मेरा कहने का आशय ये भी नहीं कि लड़ाई करें, झगड़ा करें, बिल्कुल नहीं। लेकिन मेरे कहने का आशय ये है कि एक सकारात्मक चेतना अवश्य फैलाएं, समाज में फैलाएं, अपने आसपास के परिवेश में फैलाएं, जहाँ रहें सिविल सेवा में जाएं, वहाँ फैलाएं, जिससे कि जो समाज में बुराइयां उत्पन्न हुई हैं, रिश्वतखोरों को संरक्षण दिया जाता है। स्कूल, प्राइवेट स्कूल ऐसे रिश्वतखोर अपराधी अधिकारियों को अपने यहाँ चीफ गेस्ट के रूप में बुलाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है यही हमारा काम करेगा, यही जुगाड़ू है, यही काम करेगा। ईमानदार तो ईमानदारी के आधार पर काम करेगा, वो हमारा काम नहीं करेगा। तो ईमानदार अधिकारियों को जल्दी बुलाते भी नहीं है स्कूल। स्कूल भी रिश्वतखोर अपराध अधिकारियों को ही ज़्यादातर बुलाते हैं अपने यहाँ 15 अगस्त के फंक्शन में, 26 जनवरी के फंक्शन में या एनुअल फंक्शन में, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जुगाड़ू है, मेरा भी जुगाड़ करेगा, मेरा भी काम करेगा, सारे उल्टे सीधे काम में भी संरक्षण देगा। तो जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो सिस्टम ही गड़बड़ है, और इसको करेक्ट करने की जिम्मेदारी आपके कंधों पर है, क्योंकि आप युवा हैं, आप यूथ हैं। आप जैसा चाहोगे वैसा हमारा समाज बनेगा, आप जैसा चाहोगे वैसा हमारा देश बनेगा। देखो, 3 युवाओं ने मिलकर के पूरे बांग्लादेश में तख्ता पलट कर दिया, केवल यूथ ही तो थे। तो इतनी पावर छिपी है आप में। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे, पॉजिटिव करोगे, तो हमारा समाज सुधरेगा और हमारा देश सुधरेगा। फिलहाल उम्मीद यही कर सकते हैं आप सबसे कि आप भविष्य में एक ऐसा समाज बनाएंगे जहाँ पर इस समाज में किसी भी तरीके की कोई विकृति ना हो। किसी बच्चे को ये बात पसंद नहीं आई कि समाज में अपराधी ना हो, उसने तुरंत मुझे नीचे अंगूठा दिखा दिया कि समाज में रेपिस्ट होने चाहिए, समाज में अपराधी होने चाहिए। किसी बच्चे को ये बुरा लग गया कि मैंने इस बात का विरोध किया कि समाज में अपराधी नहीं होने चाहिए और समाज में रेपिस्ट नहीं होने चाहिए, लेकिन किसी बच्चे को ये बात बुरी लग गई। देखो, यहीं पर है। मैं पूरे देश की बात क्या करूँ, 140 करोड़ लोगों की बात क्या करूँ। यहाँ क्लास में कुछ हज़ार बच्चे बैठे हैं, उन हज़ार बच्चों में भी एक बच्चा ऐसा बैठा है जो ऐसे लोगों का समर्थक है, जो क्रिमिनल्स और रेपिस्ट का समर्थक है। केवल इन हज़ार बच्चों में मैं पूरे देश की बात क्या करूँ, मैं पूरे समाज की बात क्या करूँ। बड़े शर्म की बात है, बेहद शर्म की बात है, बहुत चिंता की बात है। कैसे इस परिवार ने तुम्हें संस्कार दिए हैं, कैसे परिवार ने तुम्हें शिक्षा दी है, किस परिवार से तुम आते हो। तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें यही संस्कार सिखाए हैं कि अपराधियों और रेपिस्ट का समर्थन करो, अपराधियों और रेपिस्ट का समर्थन करो। यही संस्कार तुम्हें माँ बाप से मिले हैं। बड़ी चिंता की बात है, बड़ी चिंता की बात है। लेकिन अगर कुछ हज़ार लोगों में ऐसे मौजूद हैं तो पूरे देश में कितने लोग मौजूद होंगे। और ऐसे ही लोग जब सिविल सेवा में जाते हैं, ऐसे ही लोग जब पुलिस सेवा में जाते हैं, तो ऐसे रेपिस्ट और अपराधियों का समर्थन करते हैं और सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कलकत्ता के जो पुलिस वाले हैं वो ऐसे ही विचारधारा के लोग हैं, ऐसे विचार वाले लोग हैं जो सबूत मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत चिंतित हूं मैं ये देख करके, बड़ी चिंता हुई मुझे ये देख करके, आपका ये रिएक्शन देख करके, आपकी प्रतिक्रिया देख करके मैं बड़ा चिंतित हुआ। भगवान आपको सद्बुद्धि दे और हमारे देश को कलंकित होने से बचाए, हमारे समाज को कलंकित होने से बचाए। आपको सद्बुद्धि दे और आपके परिवार को सद्बुद्धि दे, जिससे रेपिस्ट और क्रिमिनल्स का फिलहाल समर्थन आप ना करें। कम से कम इतना तो कर सकते हैं, किसी भी राजनीतिक विचारधारा के हों, लेकिन कम से कम ऐसे विचारों की अपेक्षा किसी से नहीं की जा सकती जैसा विचार आपने भी मेरे सामने प्रकट किया। मैं तो अंदर से हिल गया ये देख करके, मैं अंदर से हिल गया ये प्रतिक्रिया देख करके कि रेपिस्ट और क्रिमिनल का समर्थन, रेपिस्ट और क्रिमिनल का समर्थन, और सिविल सेवा में जा रहे हो, सिविल सेवा में तैयारी करने आए हो। क्या बताऊं, मतलब बहन बेटियां नहीं है तुम्हारे घर में, हमारे घर में बहन बेटियां नहीं है, ऐसी सोच रखते हो। कितनी चिंता की बात है यार। कैसा समाज बनाओगे तुम, कैसे सिविल सेवक बनोगे। तुम्हें कोलकाता की दुर्घटना पर दुखी नहीं है, दुखी नहीं है, तुम रेपिस्ट के साथ खड़े हो। बेहद चिंता है। ऐसे ही पुलिस वाले हैं वहां के जो सबूत मिटाने में लगे हुए हैं न्याय दिलाने की बजाय। बहुत चिंतित हूं, बहुत चिंतित हूं आपकी प्रतिक्रिया देख करके। चलो फिलहाल भगवान सद्बुद्धि दे तुम्हें, मैं यही प्रार्थना कर सकता हूँ, यही प्रेयर कर सकता हूँ, ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। चलो, निर्वाचन इलेक्शन की बात कर रहा था, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन और डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहा था मैं। तो राज्यसभा का जो चुनाव है वो राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। जो राज्य विधानसभा के सदस्य हैं वे बैलेट पेपर, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, हम लोगों ने पढ़ा है राष्ट्रपति का चुनाव कि भाई बैलेट पेपर होता है, उस बैलेट पेपर में
और आप लोग भी आइडेंटिफाई कर लेना ऐसे बच्चों को। ऐसे बच्चों से संबंध मत रखना, खुद तो फंसेंगे, तुमको भी फंसाएंगे, खुद तो डूबेंगे, तुमको भी ले डूबेंगे। ऐसे लोगों से दूरी बहुत जरूरी है। तो राज्यसभा का जो निर्वाचन है, राज्यसभा का जो चुनाव है, राज्यसभा का चुनाव राज्य विधानसभा के सदस्य उसी तरीके से करते हैं जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में बैलेट पेपर बनाया जाता है। उस बैलेट पेपर में वरीयता क्रम लिखा जाता है, एक तरफ प्रत्याशियों के नाम लिखे जाते हैं, दूसरी तरफ वरीयता लिखी जाती है, नंबर 1 की वरीयता, नंबर 2 की वरीयता, नंबर 3 की वरीयता, और उसी वरीयता क्रम के आधार पर सिलेक्ट कर लिया जाता है, लोगों को सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये जो राज्यसभा का इलेक्शन है वो लोकसभा के इलेक्शन से डिफरेंट है, यानी यहाँ जो इलेक्शन है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होता है। यहाँ भी एक कोटा फिक्स किया जाएगा, उस कोटे के आधार पर सारी व्यवस्था होगी, वो सारे कार्य होंगे। तो निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से होगा। क्या योग्यता होगी निर्वाचन के लिए, चुने जाने के लिए क्या योग्यता होगी? पहली योग्यता तो सबके लिए कॉमन है कि भाई देखो, भारत का नागरिक होना जरूरी है। जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक है वही चुनाव लड़ पाएगा, लोकसभा राज्यसभा कहीं का भी हो। भारत के नागरिक के अलावा कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। राज्यसभा के लिए जो मिनिमम एज है वो 30 ईयर्स है, 35 वर्ष, 30 वर्ष है। और लोकसभा के लिए जो मिनिमम एज है वो 25 ईयर्स है। और इसके अलावा संसद जो योग्यता बना दे, संसद द्वारा निर्धारित अन्य योग्यता। तो यही 3 बातें हैं। जो चीज कॉमन है वो मैंने दोनों में विस्तार करते हुए साथ साथ लिख दिया है। तो भारत का नागरिक होना चाहिए, राज्यसभा के लिए मिनिमम 30 ईयर्स की एज होनी चाहिए, लोकसभा के लिए मिनिमम 25 ईयर्स की एज होनी चाहिए, और संसद द्वारा निर्धारित कोई योग्यता होनी चाहिए, जो भी संसद योग्यता निर्धारित कर दे। तो जैसे संसद योग्यता निर्धारित कर सकती है कि भाई लोकसभा का अगर चुनाव हो रहा है तो कोई व्यक्ति केवल एक ही संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। फिलहाल ऐसा नहीं है, वर्तमान समय में व्यवस्था यह है कि कोई भी व्यक्ति 2 संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। पहले ये संख्या भी निश्चित नहीं थी, एक आदमी जितने संसदीय क्षेत्र से चाहे उतने संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता था, ये व्यवस्था थी शुरुआती दौर में। लेकिन अब ये व्यवस्था संशोधित हो गई है, और संशोधन के बाद ये व्यवस्था कर दी गई है कि केवल 2 सीटों से चुनाव लड़ा जाना चाहिए, यानी एक व्यक्ति केवल 2 सीटों से चुनाव लड़ सकता है। तो जैसे वर्तमान समय में लोगों ने 2 सीटों से चुनाव लड़ा है, एक खाली कर दिया तो दूसरे में बाई इलेक्शन होगा, उपचुनाव होगा। फिलहाल निर्वाचन आयोग ने यह घोषणा कर दी है, यह सुझाव दिया है सरकार को, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन संबंधी कुछ सुधारों का दस्तावेज सरकारों को पेश किया है। उसमें यह सुझाव दिया गया है कि एक व्यक्ति को एक ही क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए प्रतिबंधित किया जाए, एक व्यक्ति एक क्षेत्र से ज्यादा चुनाव न लड़ पाए। ये चुनाव सुधार होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6 महीने के भीतर फिर दोबारा चुनाव कराने पड़ते हैं, जहां जहां से त्यागपत्र देता है, तो अनावश्यक खर्च पड़ता है, इससे इलेक्शन का खर्च बढ़ता है। और ये हमारे ही पैसे से होता है सारा खर्चा, हम जो टैक्स आदि जमा करते हैं, ये पैसा कहीं लोगों के वेलफेयर आदि में उपयोग में लाया जा सकता है। इसलिए इलेक्शन कमीशन ने ये भी सुझाव दिया है। अब ये मत सोचना कि ये मैं किसी पार्टी की वजह से कह रहा हूँ, क्योंकि जो बातें मैं कह रहा हूँ, ईवीएम हो, इलेक्शन के रिफॉर्म हो, ये इलेक्शन कमीशन के थॉट बता रहा हूँ, किसी सरकार के थॉट मत सोच लेना। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं जो तुरंत सोचते हैं अच्छा सर ने ये पढ़ाया तो ये बीजेपी वाले हैं या कांग्रेस वाले हैं या आप वाले हैं या तृणमूल वाले हैं, कौन सी विचारधारा के हैं। तो यहाँ विचारधारा वाली बात नहीं है, यहाँ हम आपको वो बातें बता रहे हैं जो फैक्ट है, तथ्य की बात कर रहे हैं। और तथ्य का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, जो कानून में लिखा है, जो सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन जैसी, यूपीएससी जैसी संवैधानिक संस्थाओं ने बताया है। तो यहाँ केवल उन फैक्ट की चर्चा हो रही है। तो योग्यता, अब कार्यकाल कितना होता है? ये मैंने इसलिए भी स्पष्ट कर दिया क्योंकि पिछले अभी क्लास तो हर साल में कई बैचेस चलते रहते हैं, तो कुछ बैचेस में बच्चे मुझसे कहते रहे कि सर आप ने ये बात कही, जैसे मैंने ईवीएम की बात कही तो मैंने ईवीएम को सपोर्ट किया, तो कुछ लोगों को लगता है कि शायद मैंने बीजेपी को सपोर्ट किया। नहीं, ईवीएम बीजेपी की नहीं है, ईवीएम इलेक्शन कमीशन का है। जब बीजेपी नहीं जीतती थी तब भी ईवीएम से ही चुनाव होते थे। तो ईवीएम का मतलब सरकार नहीं होती, ईवीएम का मतलब एक संवैधानिक सत्ता है जिसको इलेक्शन कमीशन कहते हैं, और इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है। लेकिन अब अपनी अपनी समझ है। तो एक बार मैं पढ़ा रहा था ईवीएम, तो बच्चों ने मुझे कमेंट किया, तो उस समय कमेंट ऑन था मेरा, तो मुझे लगा, मैंने कहा भाई ऐसे सोचते हो ये तो बड़ी चिंता की बात है। मैं ईवीएम की बात कर रहा हूँ, ईवीएम संवैधानिक सत्ता के द्वारा, इलेक्शन कमीशन संवैधानिक सत्ता है, आर्टिकल 324 के अंतर्गत गठित होता है, उसके जरिए बनाई गई व्यवस्था है। तो आप किसी चीज़ को किसी पोलिटिकल पार्टी से कैसे जोड़ करके सोच सकते हो? पॉलिटी पढ़ने का मतलब पॉलिटिक्स पढ़ना नहीं है, पॉलिटिक्स अलग है, पॉलिटी अलग है ना, दो अलग अलग चीज़ें हैं। पॉलिटिक्स में हम लोग राजनीतिक गतिविधियां पढ़ते हैं, और जो पॉलिटी है उस पॉलिटी में हम लोग संवैधानिक, कानूनी और तथ्यगत गतिविधियां पढ़ते हैं। तो आपको ये निष्पक्षता बनाए रखनी होगी अपनी सोच में, अपने चिंतन में। कार्यकाल, टर्म, कितना कार्यकाल होता है? अब दोनों का कार्यकाल अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे। जैसे राज्यसभा है, तो राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, इसका कभी विघटन नहीं होता। विघटन नहीं होता, इसका मतलब यह है कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, कभी डिसॉल्व नहीं होती। ये परमानेंट हाउस है, ये हमेशा चलने वाला सदन है। पहली बार राज्यसभा का गठन 1952 में हुआ। क्यों? क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1950 में लागू हुआ, तो जो संविधान सभा थी उसी ने संसद के रूप में काम करना शुरू किया, तब तक के लिए जब तक कि नई संसद का गठन नहीं हो जाता। संसद के लिए यानी लोकसभा के लिए चुनाव संपन्न कराने शुरू किए गए 1951 में। तो 1952 में चुनाव पूरे हुए। 1952 से वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा का पहली बार गठन हुआ, वर्तमान लोकसभा और राज्यसभा का। तो 1952 से लेकर के आज तक लगातार राज्यसभा चल रही है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता, वो कभी भंग नहीं होती, जबकि लोकसभा हर 5 साल में भंग हो जाती है।
लोकसभा हर 5 साल में अपने आप विघटित हो जाती है, क्योंकि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है। जैसे ही 5 वर्ष पूरा होता है वो अपने आप भंग हो जाती है। इसीलिए लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले नई लोकसभा के लिए चुनाव करा लिया जाता है, जैसे भी आपने मई जून में लोकसभा का चुनाव देखा है। तो राज्यसभा परमानेंट हाउस है, उसका कभी विघटन नहीं होता, कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन राज्यसभा अगर परमानेंट हाउस है तो वहां सदस्य तो आते रहने चाहिए, नए नए सदस्य तो चुने जाने चाहिए। तो सदस्यों के लिए व्यवस्था की गई है। क्या व्यवस्था की गई है? सदस्य का कार्यकाल होगा। अब देखो, एक है सदन का कार्यकाल यानी राज्यसभा का कार्यकाल, इसका कोई कार्यकाल नहीं होता, वो परमानेंट हाउस है, वो कभी विघटित नहीं होता। इसका मतलब यह है कि कभी ऐसा नहीं हो सकता कि राज्यसभा के सारे सदस्यों का कार्यकाल एक साथ समाप्त घोषित कर दिया जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जैसा कि लोकसभा में होता है, हम लोगों ने देखा है कि लोकसभा के सारे सदस्यों का कार्यकाल एक साथ समाप्त हो जाता है, नई लोकसभा का चुनाव होता है और पूरे के पूरे 543 सदस्य एक साथ पदभार ग्रहण करते हैं, कार्य ग्रहण करते हैं। तो लोकसभा पूरी पूरी विघटित हो जाती है। लेकिन ऐसा राज्यसभा में कभी नहीं हो सकता कि सारे सदस्यों का कार्यकाल एक साथ समाप्त हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसी को कहते हैं कि राज्यसभा विघटित नहीं हो सकती, यानी वह एक परमानेंट हाउस है। तो नए सदस्य आएंगे कैसे? नए सदस्यों के आने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। संसद ने इसके लिए कानून बनाया है, आरपीए 1951 और आरपीए 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष होगा। ये कानून में प्रावधान है, संविधान में नहीं। संविधान तो कहता है कि यह अधिकतम होगा, ये हमेशा चलने वाला सदन होगा, ये हमेशा चलने वाला सदन होगा, संविधान ये कहता है। लेकिन प्रत्येक सदस्य का जो कार्यकाल है वो अधिकतम 6 वर्ष हो सकता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि चाहे सदस्यों का कार्यकाल जितना बना लो, लेकिन शर्त यह रहेगी कि हर दूसरे साल प्रति दूसरे वर्ष, हर दूसरे साल प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाएंगे। हर दूसरे साल यानी हर 2 साल पर, जैसे ही 2 साल बीतने वाले होंगे वैसे ही 1/3 सदस्य रिटायर हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि हर दूसरे साल 1/3 सदस्यों के लिए चुनाव होगा। हर दूसरे साल पूरे सदस्यों के लिए चुनाव कभी नहीं होगा। पूरे सदस्यों के लिए चुनाव होने का मतलब है कि राज्यसभा पूरी तरीके से भंग हो जाना। तो राज्यसभा भंग हो ही नहीं सकती, क्योंकि परमानेंट हाउस है, अस्थायी सदन है। इसलिए सारे सदस्यों का चुनाव कभी एक साथ हो ही नहीं सकता, सारे सदस्य कभी एक साथ रिटायर हो ही नहीं सकते। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हर दूसरे साल 1/3 सदस्य रिटायर होंगे और एक यानी हर दूसरे साल 1/3 सदस्यों का चुनाव होगा, जिससे नए नए सदस्य राज्यसभा में आते रहें। अब हर दूसरे साल 1/3 सदस्य रिटायर होंगे, तो कैसे रिटायर होंगे? इसका कोई क्राइटेरिया यहाँ नहीं है। लेकिन हमने ये परंपरा अपनाई है कि जो सीनियर होते हैं, सबसे सीनियर होते हैं, उन 1/3 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त घोषित कर दिया जाता है। सीनियर होने का मतलब क्या है? सीनियर होने का मतलब आयु से नहीं है, सीनियर होने का मतलब है कार्यकाल से, टर्म से। जिसका कार्यकाल ज्यादा होता है, जिसका टर्म ज्यादा होता है, उसको सीनियर मान लेते हैं। उनमें से 1/3 लोगों की छटनी कर लेते हैं और उन 1/3 लोगों को रिटायर घोषित कर देते हैं कि भाई तुम 2 महीने बाद रिटायर होने वाले हो। तुम 6 पता लग जाता है कि कौन है, तुम 4 महीने बाद रिटायर होने वाले हो। तो 1/3 लोगों का रिटायरमेंट तय हो जाता है कि 4 महीने बाद रिटायर होने वाले हैं। तो अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि इन 1/3 सदस्यों के लिए चुनाव करा ले, पहले रिटायर होने से पहले चुनाव करा ले। तो जो 1/3 सदस्य हैं जो रिटायर हो रहे हैं, वे दोबारा भी चुनाव लड़ सकते हैं और दोबारा भी चुनकर आ सकते हैं, बशर्ते राज्यों की विधानसभाओं से उन्हें वोट मिले, क्योंकि राज्यों की विधानसभा से ही चुनाव होते हैं। जो सीटों का बंटवारा है, सीटें हैं, जो सीटों का वितरण है, किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी, राज्यसभा के लिए यह व्यवस्था 4थी अनुसूची में दी गई है। संविधान की 4थी अनुसूची, संविधान की 4थी अनुसूची में 4th शेड्यूल में यह बताया गया है कि राज्यसभा में किस राज्य से कितने लोग चुनकर आएंगे। जितने लोग रिटायर हो रहे होंगे उतने लोगों के लिए चुनाव होगा। जो लोग रिटायर हो रहे हैं वो दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं और दोबारा भी चुन करके आ सकते हैं, दोबारा भी चुन करके आ सकते हैं, नए सदस्य भी आ सकते हैं, जैसा लोग व्यवस्था कर लें, क्योंकि राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को वोट देना है। पॉलिटिकल आधार पर पूरी तरीके से वोटिंग होती है, राजनीतिक आधार पर ही पूरी तरीके से वोटिंग होती है। इस तरीके से राज्यसभा के सदस्य चुनकर आएंगे। जो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा में जो लोग चुनकर आते हैं, कितने लोग कितनी सीटें किस राज्य से चुनकर आएंगी। जैसे यूपी से 32 सीटें राज्यसभा में आती हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लोकसभा से 80 सीटें आती हैं यूपी से, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, नहीं लिखा है। तो कहाँ लिखा है? ये जनप्रतिनिधित्व अधिनियम या लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950। संसद ने कानून बनाया है और कानून बना करके ये बताया है कि लोकसभा में किस राज्य से कितनी सीटें चुन करके आएंगी। ये संसद ने कानून बना करके लिखा है। राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। लोकसभा में किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी ये संविधान में नहीं लिखा है। संसद ने इसके लिए कानून बनाया है। आरपीए 1950 का लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, ये हमारे सिलेबस में भी लिखा है, हमने शुरू में पहले दिन बताया था। और इस कानून में ये बताया गया है किस राज्य से कितनी सीटें आएंगी। कार्यकाल कितना होता है लोकसभा का? लोकसभा एक अस्थायी सदन है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष की काउंटिंग प्रथम अधिवेशन की तिथि से होती है। पहली बैठक जिस दिन होगी लोकसभा की जिस दिन पहली बैठक होगी, उस पहली बैठक की तारीख से 5 वर्ष के लिए लोकसभा का कार्यकाल रहेगा। लोकसभा इससे पहले भंग भी की जा सकती है। कार्यकाल पूर्ण होने पर, पूरा होने पर, कार्यकाल पूर्ण होने यानी पूरा होने पर स्वतः विघटन हो जाएगा, अपने आप विघटित हो जाएगी। जैसे लोकसभा का कार्यकाल पूरा होगा अपने आप विघटित हो जाएगी। विघटित होने का मतलब यह हुआ कि सारे सदस्यों का कार्यकाल एक साथ समाप्त हो जाएगा। सारे सदस्यों का कार्यकाल एक साथ समाप्त हो जाएगा। राज्यसभा में ऐसा कभी नहीं हो सकता।
और कार्यकाल पूरा होने से पहले, कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व राष्ट्रपति द्वारा भंग किया जा सकता है। वैसे तो 5 साल पूरा होने पर अपने आप विघटित हो जाएगी, लेकिन 5 साल से पहले राष्ट्रपति इसको भंग भी कर सकता है, विघटित भी कर सकता है, यानी सारे सदस्यों का कार्यकाल एक साथ समाप्त करने की घोषणा कर सकता है। सारे सदस्यों का कार्यकाल एक साथ समाप्त करने की राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। तो इसे कहते हैं कार्यकाल पूर्ण होने से पहले राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। जैसे अभी आप देखो, अभी आपने देखा होगा ये मई जून का जो घटनाक्रम घटा, मई में लोकसभा के लिए इलेक्शन हुए, लोकसभा का कार्यकाल जैसे पूरा हुआ जून में, वैसे ही लोकसभा स्वतः विघटित हो गई। ये सब कुछ एक एक बात समाचार पत्रों में छपी थी जो मैं बता रहा हूँ लोकसभा के बारे में। लोकसभा का कार्यकाल पूरा हुआ, लोकसभा स्वतः विघटित हो गई, सब समाचार पत्रों में छपा। कोई भी न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, मैंने बता रखा है न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए, तो आपने न्यूज़पेपर में ये सारे घटनाक्रम पढ़े होंगे। जिस बच्चे ने थोड़ा बहुत भी जागरूकता दिखाई होगी इधर न्यूज़पेपर पढ़ने में, उसने ये सारे घटनाक्रम पढ़े होंगे। कार्यकाल पूरा होने से पहले लोकसभा, जैसे ही कार्यकाल पूरा हुआ वैसे लोकसभा स्वतः विघटित हो गई। नई लोकसभा के गठन की अधिसूचना राष्ट्रपति ने जारी कर दी। फिर राष्ट्रपति ने क्या क्या किया सब समाचार पत्रों में क्रमबद्ध छपता रहा, उसी की हम लोग आगे चर्चा करेंगे अभी। तो ये कार्यकाल के बारे में है, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का विघटन नहीं होगा, हर दूसरे साल 1/3 सदस्य रिटायर होंगे। अब यहाँ पर हमने बताया कि हर दूसरे साल 1/3 सदस्य वो रिटायर होंगे जिनका कार्यकाल सबसे ज्यादा होता है। लेकिन पहली बार जब 1954 में, क्योंकि 1952 में लोक राज्यसभा बनी, 2 साल बाद यानी 1954 में 1/3 सदस्यों को रिटायर करना हुआ, तो सबका कार्यकाल तो बराबर था क्योंकि सब एक साथ चुने गए थे। तो सीनियरिटी कैसे तय की गई, तब कैसे तय किया गया कि कौन सीनियर हो गया और किन्हें रिटायर करना है? तब लॉटरी निकाली गई, 1/3 लोगों के नाम की लॉटरी निकाली गई। और शायद ऐसा पहली बार हुआ कि जिनकी लॉटरी निकली उनका नुकसान हो गया, वरना तो हम सुनते हैं लॉटरी निकलने पर फायदा हो गया। लॉटरी निकलना एक फ्रेज है, कहावत है, भी लगता है लॉटरी निकल आई है, लेकिन यहाँ लॉटरी निकलने पर नुकसान हो गया क्योंकि जिन 1/3 लोगों का नाम निकला उन्हें रिटायर कर दिया गया। और फिर आगे चूंकि एक बार अब कार्यकाल पहले समाप्त घोषित हो गया, तो बाद में फिर लॉटरी की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि बाद में फिर यह तय करना आसान रहा कि किसका कार्यकाल 1/3 सबसे ज्यादा है और उन्हें रिटायर किया जा सके। तो इस तरीके की व्यवस्था हम लोगों ने शुरू में अपनाई। फीचर राज्यसभा और लोकसभा। अब कैसे राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, हम लोगों ने ये बात पढ़ी। जब राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव होता है तो इन सदस्यों के चुनाव के साथ आपने यह भी देखा कि लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में भी चर्चा की जाती है कि भाई इनका भी चुनाव होना चाहिए। जैसे जब नई लोकसभा अभी गठित हुई तो नई लोकसभा के गठन के बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि भाई लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन बनेगा। फिर ये निर्णय किया गया कि जो ओम बिरला पुरानी लोकसभा के स्पीकर थे वही इस बार भी स्पीकर बनेंगे, तो वही स्पीकर कंटिन्यू हो गए। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, क्योंकि जब ओम बिरला बने तो उससे पहले सुमित्रा महाजन लोकसभा की अध्यक्ष थी, जब सुमित्रा महाजन बनी उनसे पहले मीरा कुमार लोकसभा की अध्यक्षा थी। तो इस तरीके से लोकसभा का अध्यक्ष कौन होगा ये हर बार परिवर्तित होता रहता है। तो कैसे लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाता है, कैसे राज्यसभा में सभापति उपसभापति आते हैं, हम लोग इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो पीठासीन, इनको हम लोग कहते हैं पीठासीन अधिकारी, इंग्लिश में कहते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। यानी अगर प्रश्न आपसे एग्जाम में, अगर एग्जाम में आपसे प्रश्न पीठासीन अधिकारी पर पूछा जाए तो पीठासीन अधिकारी का मतलब हुआ लोकसभा का अध्यक्ष और राज्यसभा का सभापति। सभापति यानी चेयरमैन, और सभापति नहीं है तो उपसभापति होता है जो राज्यसभा की गतिविधियां चलाता है, डिप्टी चेयरमैन। और इसी के समानांतर लोकसभा में लोकसभा का अध्यक्ष होता है, स्पीकर भी कहते हैं इसे, स्पीकर इंग्लिश शब्द है और हिंदी में भी स्पीकर का ही प्रयोग किया जाता है। और उपाध्यक्ष होता है, इसको डिप्टी स्पीकर कहते हैं इंग्लिश में। ये राज्यसभा और लोकसभा के पीठासीन अधिकारी हैं। पीठासीन अधिकारी उसे कहते हैं जो पीठ पर आसीन है, यानी उसकी अध्यक्षता करता है, उसका मुखिया होता है, तो उसको हम लोग पीठासीन अधिकारी कहते हैं। तो जो राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी हैं वो सभापति और उपसभापति होते हैं। जो सभापति होता है वो पदेन है, पदेन है यानी एक्स ऑफिशियो है, एक्स ऑफिशियो है। जैसे अभी आपने देखा, अभी सदन की बैठकें चल रही थी, राज्यसभा लोकसभा काम कर रही थी, तो आपने देखा होगा कि राज्यसभा की बैठकों का संचालन जगदीप धनखड़ कर रहे थे। जगदीप धनखड़ कौन है? उपराष्ट्रपति है, वाइस प्रेसिडेंट है। हमने जब वाइस प्रेसिडेंट पढ़ा है तो हमने आपको पढ़ाया है कि उपराष्ट्रपति के रूप में उसे कोई काम नहीं है सिवाय एक काम के कि जब राष्ट्रपति पद पर ना हो तो वो राष्ट्रपति के रूप में काम करे। तो ऐसी दशा में उसके पास तो कोई काम ही नहीं होगा अगर 5 साल राष्ट्रपति ने उसे मौका नहीं दिया तो उसे ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो राज्यसभा की बैठकों में भाग ले, और जब जब वो राज्यसभा की बैठकों में भाग लेगा तब वो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करेगा। इसलिए उसको कहते हैं कि वो पदेन सभापति होता है, यानी केवल पद पर रहते हुए अध्यक्ष होता है, बाकी वो अध्यक्ष नहीं होता, बाकी वो उपराष्ट्रपति है। तो वो उसकी 2 आइडेंटिटी है, उसके साथ जगदीप धनखड़ जी के साथ 2 आइडेंटिटी है। एक तो वो हमारे उपराष्ट्रपति हैं और दूसरा वो राज्यसभा के पदेन सभापति हैं। पदेन सभापति हैं। पदेन सभापति का मतलब ये हुआ कि केवल पद पर रहते हुए ही सभापति हैं, बाकी वो सभापति नहीं माने जाएंगे। यानी अगर हम पूछे कि जगदीप धनखड़ कौन है तो आपका क्या आंसर होगा मेरे लिए बताओ?
आपका आंसर यही होगा ना कि वो वाइस प्रेसिडेंट है, उपराष्ट्रपति हैं। आप ये नहीं कहोगे कि वो राज्यसभा के सभापति हैं, नहीं कहोगे, आप कहोगे वो उपराष्ट्रपति हैं। तो उनका जो पूर्णकालिक जिम्मेदारी है वो उपराष्ट्रपति की है, लेकिन चूंकि उपराष्ट्रपति के रूप में कोई काम नहीं है तो पैसा भी नहीं मिलेगा 5 साल, तो ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। 5 साल बेरोजगारी रहेगी उपराष्ट्रपति के पास, तो उपराष्ट्रपति बेरोजगार हो गया, ये ठीक नहीं होगा। इसलिए उसे काम भी मिले, उसे पैसा भी मिले, इसलिए उसे काम दे दिया गया कि भाई जब जब राज्यसभा की बैठकें बुलाई जाएंगी तुम राज्यसभा की बैठकों में भाग लेना। जब जब राज्यसभा की बैठकों में भाग लोगे तो तुम सदस्य के रूप में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि तुम सदस्य नहीं होगे, तुम अध्यक्ष के रूप में भाग लेना, सभापतित्व करना, उसकी अध्यक्षता करना। अमेरिका से हमने ये सिस्टम अडॉप्ट किया है, जैसे अमेरिका में होता है, तो यही व्यवस्था हमने अपने यहाँ अडॉप्ट कर ली है। इसलिए जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति होते हुए भी राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। आर्टिकल 64 ये कहता है, पहले हम लोग पढ़ चुके हैं उपराष्ट्रपति में। तो ये पदेन सभापति है। अब वहीं दूसरी ओर अगर मैं आपसे पूछूं कि ओम बिरला कौन है, तो आप कहोगे स्पीकर है लोकसभा के या अध्यक्ष है लोकसभा के। अब उनके साथ एक ही आइडेंटिटी है, एक ही पहचान है उनकी कि वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो चाहे वो लोकसभा के भीतर रहें, चाहे वो लोकसभा के बाहर रहें, आप उन्हें हमेशा स्पीकर के रूप में ही बुलाओगे कि भाई ये कौन है, ये स्पीकर है। लेकिन जगदीप धनखड़ जी के साथ ऐसा नहीं है। जब जगदीप धनखड़ राज्यसभा में मौजूद होंगे तो आप कहोगे सभापति बैठा है चेयर पर, वो पीठासीन अधिकारी है, वो सभापति है। लेकिन जब वो राज्यसभा के बाहर होंगे तो कहोगे ये उपराष्ट्रपति है, कहोगे ये उपराष्ट्रपति है। जब राज्यसभा के सभापति के रूप में जगदीप धनखड़ काम करते हैं और खबरें छपती हैं, जैसे अभी जगदीप धनखड़ और जया बच्चन के बीच में विवाद हो गया ना, पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में आप लोगों ने, तो ये नहीं लिखा गया समाचार पत्रों में कि उपराष्ट्रपति और जया बच्चन के बीच विवाद हुआ ना, लिखा गया राज्यसभा के सभापति और जया बच्चन के बीच विवाद, ये लिखा गया। लेकिन जब राज्यसभा की बैठकें खत्म हो गई, अभी उपराष्ट्रपति साउथ के दौरे पर थे और कुछ एक संस्थाओं में वो अध्यक्षता करने गए, कुछ एक संस्थाओं के बुलाने पर गए थे, 2 एक एनजीओ हैं उनके बुलाने पर गए थे जो बच्चों के लिए, वृद्धों के लिए काम करते हैं, दिव्यांगों के लिए काम करते हैं, तो वहां भी गए थे। तो समाचार पत्रों में खबर छपी कि भाई उपराष्ट्रपति ने वहां जाकर के उद्घाटन किया, किसकी जिस चीज का भी किया, जो कुछ भी किया, उपराष्ट्रपति ने जाकर वहां प्रदर्शनी देखी, तब उपराष्ट्रपति नाम आ गया, तब सभापति नहीं कहा गया उन्हें। यानी जगदीप धनखड़ जी के साथ दोनों आइडेंटिटी से खबरें छपती हैं। जब राज्यसभा के भीतर रहते हैं तो सभापति के रूप में, राज्यसभा से बाहर रहते हैं तो उपराष्ट्रपति के रूप में। तो बच्चों, जब इस तरीके की अध्यक्षता कोई करे कि दोहरी आइडेंटिटी हो, और जब अध्यक्ष तभी तक कहलाए जब तक वो सदन के भीतर हो, तो वो पदेन हो गया, तो वो पदेन सभापति हो गए। ओम बिरला जी के साथ ऐसी आइडेंटिटी नहीं है, वो चाहे लोकसभा के भीतर रहें चाहे बाहर रहें, उन्हें हम लोकसभा का अध्यक्ष ही कहेंगे, उन्हें हम स्पीकर ही कहेंगे। तो उनकी एक ही आइडेंटिटी है, वो पूर्णकालिक अध्यक्ष है। तो ये पदेन और पूर्णकालिक में अंतर होता है। पदेन अध्यक्ष तब कहलाता है जब वो पद पर रहे, तभी तक अध्यक्ष होगा, उसके बाहर नहीं। और पदेन सभापति उपराष्ट्रपति है, ये हम लोग जानते हैं। बाकी जो उपसभापति है और अध्यक्ष और स्पीकर है, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो कैसे नियुक्ति होती है, देखो अब यहां पर हम लोग चर्चा उपसभापति के बारे में करेंगे, डिप्टी चेयरमैन के बारे में करेंगे, क्योंकि सभापति के बारे में तो हम जानते हैं कि वो वाइस प्रेसिडेंट है। उपसभापति नियुक्ति कैसे होती है, उपसभापति कैसे चुना जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को, राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को उपसभापति चुनती है। राज्यसभा अपने सदस्यों में से किसी एक सदस्य को उपसभापति चुनती है। अब उपसभापति चुनने का मतलब क्या है, यहां देखो इंग्लिश में चूज शब्द लिखा गया है कि चूज करती है। हमने इसलिए इंग्लिश वर्ड भी लिख दिया क्योंकि चुनने से हमें यह भाव कभी कभी निकलने लगता है कि चुनने का मतलब चुनाव करना, यह भाव नजर आने लगता है। तो यहां चुनने का मतलब चुनाव करना नहीं है, इलेक्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन शब्द का प्रयोग नहीं है, प्री के लिए ये बात बेहद जरूरी है। इसलिए इंग्लिश वर्जन भी जरूर ध्यान में रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इंग्लिश अनुवाद उसका जरूर देखना, इंग्लिश वर्जन जरूर देखना, वरना आंसर गलत हो जाएंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि राज्यसभा अपने ही सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को उपसभापति चूज कर लेती है। चूज करने का मतलब है चुनना, चुन लेती है। अब चूज करने का मतलब क्या है, चूज करने और इलेक्शन करने में क्या डिफरेंस होता है। इलेक्शन करने का मतलब होता है भाई वोट किया हमने, सब लोगों ने मिलकर के वोट किया तब चुना गया। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहता कि वोट करो, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है चूज कर लो। अब चूज कैसे करते हो आप, देखो चूज करने का मतलब होता है कि अपनी पसंद से नियुक्त कर लो, अपनी पसंद से तय कर लो। जैसे आप जब मार्केट जाते हो, कोई कपड़ा खरीदने जाते हो, कोई सामान खरीदने जाते हो, तो बहुत सारे पीसेस होते हैं, उनमें से आप एक पीस चूज कर लेते हो। कहते हो ना भाई ये शर्ट मैंने चूज कर ली, ये पैंट मैंने चूज कर ली, ये कपड़ा मैंने चूज कर लिया अपने लिए। तो चूज करने का मतलब क्या हुआ कि तुमको ये पसंद आ गया। अभी तो तुमने कहा कि हमने ये चूज कर लिया क्योंकि तुम्हें ये पसंद आया। कभी कभी अपने दोस्तों को भी लेकर जाते हो, चलो मेरे लिए कपड़ा चूज करो। आपने एक शर्ट पैंट पसंद की और आप गए, आप ट्रायल रूम में पहन कर आए और आपने अपने दोस्त से पूछा बताओ कैसा लग रहा हूँ, बहुत बेकार लग रहा है, तुरंत वापस गए, तुरंत बदल लिया, ये नहीं दूसरा सेलेक्ट करेंगे। यानी आप और आपका दोस्त मिलकर के चूज कर रहे हो। चूज करने का मतलब आप और आपका दोस्त दोनों मिलकर के अपनी सहमति, अपनी पसंद बना रहे हो। जो पसंद होगा वही आपका चुना गया कपड़ा होगा। तो जब चूज शब्द का प्रयोग किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसका मतलब यह है कि हमारे संविधान निर्माता ये चाहते थे कि जो राज्यसभा का उपसभापति बने वो सभी सदस्यों की पसंद हो, वो सभी सदस्यों की पसंद हो या बहुमत की पसंद हो, ज्यादातर सदस्यों की पसंद हो। इसका मतलब है कि चुनाव की जरूरत ना पड़े तो ज्यादा अच्छा होगा। तो सामान्यतः पसंद से चुन लिया जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि पसंद नहीं बन पाती, क्योंकि राजनीतिक आधार पर ही लोकसभा राज्यसभा की गतिविधियां चलती हैं, जबकि राज्यसभा की नहीं चलनी चाहिए। हमने लिखा है आपको, राज्यसभा के औचित्य और समीक्षा में बताया है कि राज्यसभा को राजनीतिक आधार पर काम नहीं करना चाहिए। वो राजनीतिक आधार पर काम करने वाला सदन नहीं है, वो दलीय इच्छा के आधार पर काम करने वाला सदन नहीं है, वो विशेषज्ञों का सदन है। उसे राष्ट्रहित और लोकहित के आधार पर काम करना चाहिए, लेकिन वो ऐसा करता नहीं है। क्यों? क्योंकि राजनीतिक पतन आया है, राजनीतिक गिरावट आई है। और जब राजनीतिक पतन आया है, राजनीतिक गिरावट आई है, तो इस राजनीतिक पतन के कारण
कभी कभी आपसी पसंद नहीं बन पाती है, तब फिर कैसे चुने? तो ये तरीका निकाल लेते हैं कि भाई चलो इलेक्शन कर लेते हैं, जिसको बहुमत चुनेगा वही होगा। तो कभी कभी आप इलेक्शन होता हुआ देखोगे, कभी कभी आप राज्यसभा में उपसभापति के लिए इलेक्शन होता हुआ देखोगे, लेकिन राज्यसभा का उपसभापति इलेक्शन के द्वारा चुना नहीं जाता। कॉन्स्टिट्यूशन में उसके इलेक्शन के द्वारा चुने जाने की व्यवस्था नहीं है। ही मस्ट बी चोजन बाय द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा चुना जाना चाहिए, चोजन बाय मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। तो ये बात ध्यान में रखना, वरना प्री में क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये चूज किया जाएगा, चुना जाएगा। नहीं चूज हो पाएगा तब इलेक्शन होगा। इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में चुने जाने की व्यवस्था है, चूजन। तो ये व्यवस्था है। तो ये राज्यसभा के सभापति उपसभापति के बारे में हो गया। सभापति पदेन है, वो उपराष्ट्रपति है। तो उपराष्ट्रपति कैसे चुना जाता है हम लोग पढ़ चुके हैं। उपसभापति राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा आपस में चुना जाएगा, यानी वो राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए तभी चुना जाएगा। जो राज्यसभा का सदस्य नहीं है वो उपसभापति नहीं बन सकता। लेकिन जो पदेन सभापति है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता, क्योंकि उपराष्ट्रपति, हमने सेवा शर्तों में लिखा है कि उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। छोटी छोटी बातें हैं ये, ध्यान में रखना, वरना क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति किसी सदन का सदस्य नहीं होता, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। उपराष्ट्रपति यानी जो राज्यसभा का सभापति है वो पदेन है, वो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। अगर राज्यसभा का सदस्य है तो नहीं बन सकता, तो राज्यसभा का सदस्य नहीं हो सकता। और उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। अगर वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है तो उपसभापति नहीं बन सकता, तब उपसभापति नहीं बन सकता। ये अंतर है, ध्यान में रखना। अब आते हैं लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर। कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है, संविधान ये कहता है कि लोकसभा, नियुक्त यहां है ना, यहां से लिखते हैं, लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष एवं अन्य एक को उपाध्यक्ष चुनती है। यहां भी चूज करना है, कैसे? कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को अध्यक्ष और किसी अन्य एक को उपाध्यक्ष चुनती है, चूज करती है, यानी अपनी पसंद के व्यक्ति को बना लेती है। जैसे अभी देखो, जून में जब नई लोकसभा का गठन हुआ तो यह तय किया गया कि भाई कौन बनेगा लोकसभा का अध्यक्ष, तो ओम बिरला के नाम पर सहमति बन गई। ओम बिरला के, ये पहले भी थे, तो ओम बिरला के नाम पर सहमति बन गई, तो ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। इसी तरीके से उपाध्यक्ष भी चुना जा सकता है, फिलहाल अभी नहीं है। तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुने जाने की व्यवस्था है। अब ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, व्यवहार में क्या है ये समझो। क्वेश्चन इस पर भी आते हैं यहां पर। फीचर राज्यसभा, लोकसभा, तो व्यवहार में क्या है, प्रचलन क्या है? प्रचलन यानी व्यवहार में क्या लागू है, व्यवहार में ये होता है कि जो लोकसभा जब भंग होती है तो लोकसभा के भंग होने पर स्पीकर का पद समाप्त नहीं होता। लोकसभा के भंग होने पर स्पीकर का पद समाप्त नहीं होता, वह नई लोकसभा के गठन तक पद पर रहता है। नई लोकसभा के गठन तक वो पद पर बना रहता है। यानी जैसे किसी लोकसभा का कार्यकाल पूरा हो जाए, तो जैसे ही लोकसभा का कार्यकाल पूरा होता है लोकसभा भंग कर दी जाती है, लोकसभा के इलेक्शन की घोषणा कर दी जाती है। सामान्य दशा में तो पहले इलेक्शन करा लिया जाता है जैसे अभी, लेकिन मान लो कभी कभी लोकसभा बीच में भंग हो गई, जैसे पहली बार जब मोरारजी देसाई 1971 में भंग हुई थी, फिर दूसरी बार 1979 में भंग हो गई, जब मोरारजी देसाई के बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, उसके बाद वो सरकार कार्यकाल पूरा नहीं कर पाई। फिर 1989 से अनेक अवसर आए जब लोकसभा को 5 वर्ष से पहले ही भंग कर दिया गया, तो बार बार चुनाव हुए। फिर जब लोकसभा 5 साल से पहले भंग हो गई तो ऐसी दशा में जब लोकसभा भंग हो जाती है, यानी लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो जाता है, तो स्पीकर का पद समाप्त नहीं होता, स्पीकर का पद खत्म नहीं होता, स्पीकर पद पर बना रहता है। तब तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा का गठन ना हो जाए। जैसे ही नई लोकसभा के गठन की घोषणा राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करेगा, जैसे ही नई लोकसभा के गठन की घोषणा राष्ट्रपति करेगा, वैसे ही जो वर्तमान लोकसभा का अध्यक्ष है उसका पद समाप्त हो जाएगा, वो अपना त्यागपत्र दे देगा राष्ट्रपति को, तो उसका पद समाप्त हो जाएगा, उसका पद अपने आप फिर खत्म हो जाएगा। लेकिन वो पद पर बना रहेगा जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं होगा। जैसे ही नई लोकसभा का गठन होगा, प्रोटेम स्पीकर का पद नियुक्त हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर, देखा होगा भी आप लोगों ने, राष्ट्रपति ने प्रोटेम स्पीकर बनाया था। ये सब कुछ आप लोगों ने 1 महीने पहले समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। तो वैसे ही प्रोटेम स्पीकर का पद बनाया जाता है। प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? यह अस्थायी समय का स्पीकर है, अस्थायी समय के लिए स्पीकर है। स्पीकर फॉर प्रोविजनल टर्म, प्रोटेम लैटिन भाषा का शब्द है, तो अस्थायी कहते हैं इसको, अस्थायी समय के लिए, प्रोविजनल टर्म। तो जो प्रोटेम स्पीकर है वो अस्थायी समय के लिए, थोड़े समय के लिए स्पीकर होता है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। ऐसी लोकसभा की गतिविधियां चलती हैं।
राज्यसभा की गतिविधियां ऐसे चलती हैं, देखा करो जब, क्योंकि इसी सिस्टम में जा रहे हो, नहीं भी जा रहे हो तो यही सिस्टम देश में लागू है, तो कम से कम देश के जागरूक नागरिक होने के नाते, देश के सभ्य नागरिक होने के नाते इतना तो पता होना चाहिए कि देश काम कैसे करता है, ये तो पता होना चाहिए, इतनी तो जानकारी होनी चाहिए, न भी सिस्टम में जाना हो, न भी सिविल सेवा में जाना हो, तब भी पता होना चाहिए। अब ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का दोष है कि वो आपको नहीं पढ़ाता इतने अच्छे तरीके से, शुरुआती दौर में नहीं बताता, तो आपको आकर के सिविल सेवा की तैयारी के नाम पर ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं डिटेल में। लेकिन ये सारी चीज़ें तो हमें अपने नागरिकों को अवश्य बतानी चाहिए, क्योंकि तभी हम उन्हें एक जागरूक और सभ्य नागरिक बना पाएंगे, अच्छा नागरिक बना पाएंगे। वरना वो केवल भारतीय होने का दावा करेंगे, लेकिन सही अर्थों में वो सभ्य नागरिक की भूमिका प्ले नहीं कर पाएंगे जब तक वो सिस्टम के बारे में जागरूक नहीं होंगे तब तक। तो अस्थायी समय के लिए स्पीकर बनाया जाता है, अभी सब समाचार पत्रों में छपा है पिछले 1 महीने में। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जैसे ही नई लोकसभा का गठन होता है, अब नई लोकसभा के गठन पर कोई स्पीकर तो रहता नहीं है, इसलिए राष्ट्रपति जैसे ही नई लोकसभा का गठन करता है, नई लोकसभा के गठन पर एक अस्थायी समय के लिए स्पीकर नियुक्त करता है। उस अस्थायी समय के लिए स्पीकर को प्रोटेम स्पीकर कहते हैं। प्रोटेम शब्द इंग्लिश भाषा का शब्द नहीं है, लैटिन भाषा का शब्द है। उसे प्रोटेम स्पीकर कहते हैं, यानी वो अस्थायी समय के लिए बनाया गया स्पीकर है। क्यों? क्योंकि जब तक नया स्पीकर न चुन लिया जाए, स्पीकर कौन चुनेगा? लोकसभा के सदस्य चुनेंगे, लेकिन लोकसभा के सदस्य पहले शपथ लेंगे, तमाम काम करेंगे, तब अध्यक्ष चुनेंगे। तो जब तक लोकसभा का अध्यक्ष न चुन लिया जाए, तब तक प्रोटेम स्पीकर लोकसभा की कार्यवाही चलाएगा। तो राष्ट्रपति इसे नियुक्त करेगा। अस्थायी समय का स्पीकर है, राष्ट्रपति इसे नियुक्त करेगा। किसे नियुक्त करेगा? जो नवनिर्वाचित लोकसभा है, नवनिर्वाचित लोकसभा, नव यानी जो नई निर्वाचित लोकसभा है, चुनी गई लोकसभा है, नवनिर्वाचित लोकसभा के किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। जो नई लोकसभा चुनकर आई है, उसके किसी सदस्य को प्रोटेम स्पीकर चुना जाएगा। क्योंकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई काम करता नहीं है, तो जो मंत्रिपरिषद पुरानी वाली चल रही है, क्योंकि लोकसभा भंग होने पर मंत्रिपरिषद तो बनी ही रहती है, क्योंकि राष्ट्रपति अपनी मर्जी से कोई काम कर नहीं सकता, तो उसके सलाह पर नई लोकसभा के जो लोग चुनकर आए हैं, उनमें से किसी भी एक सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाएगा। परंपरा ब्रिटेन में यह है कि जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, उसी को बनाते हैं। सबसे वरिष्ठ का मतलब है जो सबसे ज्यादा बार लोकसभा में जीतकर आया है, उसको सबसे वरिष्ठ कहते हैं। वरिष्ठ का मतलब उम्र नहीं है, वरिष्ठ का मतलब टेन्योर है, कार्यकाल है। तो जो सबसे ज्यादा बार लोकसभा में चुनकर आया है, उसको सबसे वरिष्ठ सदस्य कहते हैं, उसी को चुनकर भेजा जाता है प्रोटेम स्पीकर। ये ब्रिटेन की परंपरा है, ब्रिटिश परंपरा है। हमने भी इस ब्रिटिश परंपरा को अपनाया है, लेकिन हमारे यहाँ इस परंपरा का ब्रिटेन की तरीके से पालन नहीं होता। हमारे यहाँ सबसे वरिष्ठ सदस्य के बजाय अन्य सदस्यों को भी प्रोटेम स्पीकर नामित किया जाता रहा है। वर्तमान समय में भी यही किया गया। तो ब्रिटेन की परंपरा है कि सबसे वरिष्ठ सदस्य होना चाहिए। भारत में भी हमने ये परंपरा अपनाने की कोशिश की है, लेकिन हमने सदैव वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया है। उसके अलावा भी हमने अन्य सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर बनाया है। तो ब्रिटिश परंपरा है कि, मैं लिख दे रहा हूं, ब्रिटिश परंपरा है कि सबसे वरिष्ठ सदस्य बने। ये ब्रिटिश परंपरा है। हमारे यहाँ भी इस परंपरा को कभी कभी अपनाने की कोशिश की जाती है। अब जो प्रोटेम स्पीकर चुना जाता है, उस प्रोटेम स्पीकर के 2 कार्य होते हैं, केवल 2 काम होते हैं। जैसे 2 काम वो करा लेता है, वैसे प्रोटेम स्पीकर का पद खत्म हो जाता है। प्रोटेम स्पीकर का पहला कार्य है लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। अभी आपने देखा होगा कि लोकसभा के सदस्यों ने शपथ ली थी, और शपथ बड़ी विवादों में भी रही। शपथ बड़ी विवादों में भी रही। क्यों? क्योंकि किसी ने जय हिंदू राष्ट्र का नारा लगाया, किसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। इस तरीके से नारेबाजी भी की गई शपथ की। ये वास्तव में संविधान की मर्यादा का उल्लंघन है, क्योंकि आप सदस्य के रूप में संविधान की शपथ ले रहे हैं, तो आप केवल भारत के नारे लगा सकते हैं। इसके अलावा आप कोई भी नारा नहीं लगा सकते। फिलहाल अब नया नियम बना दिया गया है, और शपथ ग्रहण के दौरान कोई भी नारेबाजी एक्सेप्ट नहीं होगी। अगर कोई भी नारेबाजी की जाती है तो उसे शपथ नहीं माना जाएगा। ये माना जाएगा कि उसने शपथ नहीं ली है। तो ये अच्छी बात है, लेकिन अभी तक नियम नहीं था। नतीजा ये हुआ कि अभी जो सदस्यता ली गई, संसद सदस्यों ने सदस्यता की शपथ ली, वो विवादों में रही। फिलहाल फिलिस्तीन जैसे नारे लगाना सदन के भीतर, ये तो किसी भी संसद सदस्य के लिए गरिमा का परिचायक नहीं है। रह भारत में रहे हो, खा भारत की रहे हो, संविधान भारत का है, संविधान की शपथ भारत की ले रहे हो, सदस्य भारत की संसद के हो, और गा रहे हो फिलिस्तीन की। ये तो चिंता की बात है। ये तो बेहद चिंता की बात है कि अगर ऐसे लोग देश में रहेंगे तो देश के भविष्य के लिए खतरा भी बन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसी गतिविधियों पर भविष्य में अंकुश लगाना होगा। और अभी तो किसी सजा का प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे कानून बनाने चाहिए कि इस तरीके के उल्लंघन के लिए, इस तरीके की गतिविधियों के लिए कानूनन सजा का प्रावधान किया जाए। क्योंकि आपको भारत में रहना है, तो भारत के प्रति आपको निष्ठा प्रकट करनी होगी। और अगर भारत के प्रति आपकी निष्ठा नहीं है, तो बेहतर है आप भारत छोड़कर चले जाइए। और अगर भारत में रहना है, तो भारत के प्रति आपको निष्ठा रखनी होगी, और ये प्रकट भी करना होगा। ये दिखलाई भी पड़ना चाहिए। एकदम स्पष्ट सी बात है, एकदम सीधी सी बात है। आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि सदस्यों की शपथ इस कारण से विवादों में उभरी है। तो लेकिन अब सबसे बड़ी बात आगे हम लोग पढ़ेंगे कि चोर चोर मौसेरे भाई वाली कहावत है, संसद को ही कानून बनाना है। संसद अपने ऊपर अंकुश लगाने के लिए कोई कानून नहीं बनाती। संसद अपने ऊपर लागू करने के लिए कोई कानून नहीं बनाती। अपनी नैतिकता के लिए, अपने को संयमित करने के लिए, अपने को सीमाओं में बांधने के लिए संसद को कानून बनाना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी संसद सदस्य को इस तरीके की हरकतों की इजाजत भविष्य में नहीं दे सकते, और ऐसे सदस्यों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए। ये व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बस वही बात है कि अंधा बाटे रेवड़ी पुनपुनी अपने को दे, चोर चोर मौसेरे भाई, जो कहावत कहना चाहो कह लो। 47% तो आपराधिक छवि के लोग चुन करके पहुंचे हैं, 2 आतंकवादी चुन करके पहुंचे हैं। काहे का कानून और काहे की कानूनी व्यवस्था? कैसे उम्मीद कर सकते हो कि देश के लिए बेहतर कानून बनेंगे? बल्कि आपराधिक गतिविधियां बढ़ेंगी देश में।
जब हम अपराधियों को चुन करके भेजेंगे तो सभ्य समाज कहाँ बनेगा? आपराधिक गतिविधियां बनकर बढ़ेंगी, देश में बढ़ रही हैं आपराधिक गतिविधियां। कोई भी स्टेट देख लो, कोई भी राज्य देख लो। तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना, अगर लोकसभा का कोई सदस्य बिना शपथ लिए सदन की गतिविधियों में भाग लेता है तो इसके लिए उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। इसे अपराध माना गया है और 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उस पर जुर्माना लगता है। तो जुर्माना भी ऐसा है कि कोई मतलब नहीं है, जुर्माना लगाने का मतलब 500 रुपये की कोई कीमत नहीं है बढ़ती महंगाई के दौर में। उन लोगों के लिए तो कुछ भी नहीं है फिलहाल, जिनकी करोड़ों की संपत्तियां हैं। तो पहला काम है लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाना। दूसरा काम है नए लोकसभा अध्यक्ष, नए स्पीकर लिख देता हूं, नए स्पीकर का चुनाव कराना। बस यही दो काम है। जैसे ही नया स्पीकर चुन लिया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर के यही दो कार्य हैं। जैसे ही नया स्पीकर चुन लिया जाएगा वैसे ही प्रोटेम स्पीकर कार्य करना बंद कर देगा। वो स्पीकर को अपने आसन तक ले जाएगा और इसके बाद जो लोकसभा की गतिविधियां हैं वो स्पीकर संपन्न कराएगा। तो ये स्पीकर का चुना जाना है। अब बारी आती है डिप्टी स्पीकर की। ये तो प्रोटेम स्पीकर हो गया। अब प्रोटेम स्पीकर के बाद स्पीकर, जैसे ही स्पीकर चुन लिया जाएगा, प्रोटेम स्पीकर के बाद स्पीकर अपनी गतिविधियां चलाने लगेगा। स्पीकर के चुने जाने के बाद प्रोटेम स्पीकर कार्य नहीं करेगा, उसका पद खत्म हो जाएगा, प्रोटेम स्पीकर का पद खत्म हो जाएगा। तो चूंकि जिस दल का बहुमत होता है, स्वाभाविक सी बात है उसी दल का व्यक्ति स्पीकर चुना जाएगा। ये एक स्वाभाविक सी बात है, उसी दल के समर्थन से व्यक्ति स्पीकर चुना जाएगा। तो नॉर्मली जो लोकसभा में सदन का नेता होता है, लोकसभा में सदन का नेता प्रधानमंत्री होता है हमेशा, क्योंकि वही बहुमत दल का नेता होता है। तो सदन का नेता होने के नाते वो नाम प्रस्तावित करता है कि किसी स्पीकर के लिए नाम प्रस्तावित किया जा रहा है। स्पीकर के लिए जो नाम प्रस्तावित होता है, क्योंकि उसका बहुमत भी होता है, इसलिए प्रायः उसे चुन लिया जाता है। अगर कभी ऐसा लगता है कि विपक्ष विरोध करे तब फिर इलेक्शन कंडक्ट कराया जा सकता है, चुनाव कराया जा सकता है, जैसे अभी फिलहाल हुआ था। तो कोई मतलब नहीं होता, वो केवल खाना पूर्ति है, क्योंकि बहुमत दल ने जिसे समर्थन किया है उसी का स्पीकर चुना जाना तय है। डिप्टी स्पीकर के लिए जो परंपरा है, डिप्टी स्पीकर का पद भी होता है, दूसरा पद डिप्टी स्पीकर का पद है। और डिप्टी स्पीकर के लिए जो चुनाव है वो लोकसभा डिप्टी स्पीकर के चुनाव हेतु तिथि की घोषणा स्पीकर करता है। अब ये जो स्पीकर का चुनाव हुआ प्रोटेम स्पीकर के माध्यम से, ये तो घोषणा राष्ट्रपति की है, ये तो राष्ट्रपति घोषणा करता है। स्पीकर का चुनाव कब होगा ये राष्ट्रपति तय करता है, लेकिन डिप्टी स्पीकर का चुनाव कब होगा ये स्पीकर तय करता है। 2011 से ये परंपरा विकसित की गई कि विपक्ष के किसी सदस्य को डिप्टी स्पीकर चुना जाए। इसके पहले ये परंपरा नहीं थी, इसके पहले जैसे मर्जी चाहे जो चाहे चुना जाए, तो कभी कभी सत्ता पक्ष के ही दोनों सदस्य होते थे। लेकिन 2011 से यह परंपरा विकसित करने का प्रयास किया गया कि डिप्टी स्पीकर को अपोजिट पार्टी से चुना जाना चाहिए। लेकिन 2014 से डिप्टी स्पीकर चुना नहीं गया, डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त है। 2014 से डिप्टी स्पीकर का पद रिक्त है, डिप्टी स्पीकर चुना नहीं गया है। ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। संसदीय परंपराओं का उचित निर्वाह होना चाहिए। संसदीय परंपराएं जिस रूप में विकसित की गई हैं उनका पालन होना चाहिए, क्योंकि अगर संसदीय परंपराओं का उचित निर्वाह नहीं होगा तो भविष्य के लिए ये अच्छा उदाहरण सेट नहीं होगा। भविष्य के लिए अच्छे उदाहरण बने, इसके लिए संसदीय परंपराओं का उचित निर्वाह किया जाना आवश्यक है। इसलिए जो डिप्टी स्पीकर का पद है वो सृजित होना चाहिए, जो फिलहाल 2014 से लगातार रिक्त चल रहा है। ये ठीक बात नहीं है। तो ये राज्यसभा के सभापति और उपसभापति का कैसे चुनाव होता है और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का किस तरीके से चुनाव होता है, हम लोगों ने इसके बारे में चर्चा की। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान है वो भी हमने आपको बताए, जो प्रचलन में है परंपराएं हैं वो भी हमने आपको लिख करके समझाई, जिससे कि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो आपको, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। अब इसके बाद पीठासीन अधिकारी ही चल रहा है हम लोगों का। पद में रिक्ति, या ऐसे कह लो त्याग पत्र द्वारा, हाँ पद में रिक्ति लिख लेते हैं। पद में रिक्ति, कब कब इनके पद खाली हो जाएंगे, कब कब इनके पदों में रिक्ति हो जाएगी। पहली बात त्याग पत्र द्वारा। तो जो उपसभापति है ये अपना त्यागपत्र सभापति को संबोधित करके दे सकता है, सभापति को संबोधित करके दे सकता है उपसभापति, क्योंकि सभापति तो पढ़ना ही नहीं है, वो तो उपराष्ट्रपति वो पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से जो लोकसभा में पद में रिक्ति है वो भी त्यागपत्र के द्वारा हो सकती है। अब त्यागपत्र के द्वारा रिक्ति होगी तो कैसे होगा, स्पीकर डिप्टी स्पीकर को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है,
और डिप्टी स्पीकर फिलहाल है ही नहीं, ये स्पीकर को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। अगर डिप्टी स्पीकर का पद नहीं है तो किसे त्यागपत्र देगा, इसका कोई वर्णन संविधान में नहीं है, कोई वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। फिलहाल अगर डिप्टी स्पीकर का पद खाली है तो फिर राष्ट्रपति को वो अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो पहला हो गया त्यागपत्र के द्वारा। दूसरा, स्वतः पद का समापन। जब वह राज्यसभा का सदस्य ना हो। अगर उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा तो उसका पद अपने आप खत्म हो जाएगा, खत्म करने की जरूरत ही नहीं, अपने आप खत्म हो जाएगा उसका पद। इसी तरीके से स्वतः समापन, जब वे का मतलब स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों, जब वे लोकसभा के सदस्य न रह जाएं, यानी अगर लोकसभा और राज्यसभा की सदस्यता उनकी चली जाएगी तो उनके पद भी चले जाएंगे। अगर उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा, जैसे एक तिहाई लोग रिटायर होते हैं, उस एक तिहाई में राज्यसभा का उपसभापति भी आ गया और दोबारा चुनकर नहीं आया तो वो उपसभापति भी नहीं रह जाएगा। और इसी तरीके से लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी अगर लोकसभा के सदस्य न रह जाएं तो वे लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी नहीं रह जाएंगे। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष रहने के लिए, उपसभापति रहने के लिए सदस्य होना जरूरी है, प्राथमिकता है। तीसरी बात, हटाया जाना। कैसे पद से हटाए जा सकते हैं? यहाँ केवल उपराष्ट्रपति ही, उपसभापति ही पद से हटाया जाएगा, क्योंकि उपसभापति है, सभापति के बारे में चर्चा कर चुके हैं, उपराष्ट्रपति होता है। तो राज्यसभा के पहली बात तो यह है कि न्यूनतम 14 दिन की पूर्व नोटिस दी जाएगी। ये सब में है, 14 दिन की पूर्व नोटिस दी जाएगी। और पूर्व नोटिस के बाद राज्यसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत के द्वारा, बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा, राज्यसभा के जो तत्कालीन कुल सदस्य हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, जब उपराष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो वो बहुमत पढ़ा था हम लोगों ने। तो राज्यसभा के जो तत्कालीन कुल सदस्य हैं उनके बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव के माध्यम से ये पद पर हटाया जा सकता है। जब इन्हें हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा, जब इन्हें, या उसको आगे लिख लेंगे बाद में, भी पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को भी हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है न्यूनतम 14 दिन की पूर्व नोटिस पर। अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लोकसभा हटाएगी, उपसभापति को राज्यसभा हटाएगी। तो न्यूनतम 14 दिन की पूर्व नोटिस पर पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा? लोकसभा के तत्कालीन कुल सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा। प्रावधान बिल्कुल वैसे ही है। अब जब इन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा, नोट, जब इन्हें हटाने का प्रस्ताव, इन सबको, सबके लिए यही बात लागू है, हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा अलग अलग सभाओं में, तब वे सदन की बैठकों की अध्यक्षता नहीं कर सकते। जब इन्हें हटाने का, किसी को भी, राज्यसभा में उपसभापति, लोकसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष, जब इन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन होगा तो ये बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेंगे। बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेंगे इसलिए निर्णायक मत नहीं दे सकते। हाँ, अपनी बात कहने का हक होगा, क्योंकि इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है, जिसको संसद की भाषा में अविश्वास प्रस्ताव कह देते हैं। तो इनको हटाने के खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है, तो इसलिए जब इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा तो इनको अपनी बात कहने का अवसर दिया जाएगा। ये अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन अध्यक्षता नहीं कर सकते, बैठकों की अध्यक्षता नहीं कर सकते, मात्र अपने विचार रख सकते हैं। अपने विचार क्या, अपने पक्ष कह लो, ज्यादा अच्छा है, अपने पक्ष रख सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, बाकी इनको अध्यक्षता करने का मौका नहीं मिलेगा। कैसे? फीचर, राज्यसभा, लोकसभा, जब राज्यसभा और लोकसभा की बैठकें चल रही होती हैं, अभी बैठकें चल रही थी, आपने देखा होगा, जब बैठकें चल रही होती हैं और लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष या राज्यसभा का सभापति और उपसभापति दोनों पद पर हैं, लेकिन पद पर होने के बावजूद भी वे बैठकों में नहीं आ पा रहे हैं, रीजन कोई भी हो सकता है, तो ऐसी दशा में जिन्हें वो नामित करेगा वो बैठकों की अध्यक्षता करेंगे। जब नोट में ही अगला पॉइंट लिख लेते हैं, ये नोट का पहला पॉइंट था, इसको पहला पॉइंट कर लेते हैं, और नोट का दूसरा पॉइंट कर लेते हैं। जब सभापति एवं उपसभापति दोनों अनुपस्थित हों, पद पर है लेकिन आए नहीं है, किसी कारण से बीमार हो गए मान लो दोनों, तब राज्यसभा की कार्यवाही चलाने के लिए सभापति 10 नामों की लिस्ट, सूची, पैनल तैयार करता है। ठीक उसी तरीके से यहां पर जब स्पीकर
एवं डिप्टी स्पीकर दोनों अनुपस्थित हों, चीज़ें एकदम आइडेंटिकल हैं, दोनों अनुपस्थित हों, तो लोकसभा की कार्यवाही चलाने के लिए स्पीकर 10 लोगों, 10 सदस्यों, 10 नामों, बेसिकली सदस्य होते हैं वो लोकसभा के, 10 नामों की सूची, लिस्ट यानी पैनल तैयार करेगा। तो आप देखोगे जब कभी कभी जगदीप धनखड़ और उपसभापति दोनों नहीं होते हैं, लोकसभा में ओम बिरला भी नहीं होते हैं, तो कोई दूसरा बैठ करके अध्यक्षता कर रहा होता है, तो कौन करेगा? ये राज्यसभा में सभापति और लोकसभा में स्पीकर तय करता है। 10 लोगों की एक लिस्ट तैयार कर लेता है और 10 लोगों में बारी बारी से जो लोग मौजूद होते हैं वे बैठकों की अध्यक्षता करते हैं अपने क्रम के अनुसार, अपनी बारी के अनुसार। इस तरीके से व्यवस्था चलाई जाती है। और अगर दोनों के पद रिक्त हों, यदि पीठासीन अधिकारी के पद रिक्त हों, तो राष्ट्रपति जिसे नामित करे वह अध्यक्षता करेगा। इसका मतलब क्या है? ये दोनों के लिए एक जैसा है। इसका मतलब क्या है? अगर पद रिक्त है, यानी उपराष्ट्रपति का पद खाली है, तो पदेन सभापति भी नहीं होगा। राज्यसभा में उपसभापति का भी पद रिक्त है, तो राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तब राष्ट्रपति बताएगा कौन करेगा। ऐसे ही मान लो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं आज तक, लेकिन मान लो कि लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद रिक्त हो, तो लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? तो राष्ट्रपति बताएगा। अनुपस्थित होने का मतलब है कि पद पर हैं लेकिन आए नहीं है, आज एब्सेंट है। रिक्त होने का मतलब पद पर है ही नहीं, पद ही खाली है, ये अंतर होता है। अब दोनों का अपना सचिवालय होता है लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चलाने के लिए, क्योंकि लोकसभा की कार्यवाही लोकसभा अध्यक्ष चलाता है, राज्यसभा की कार्यवाही राज्यसभा का सभापति चलाता है। दोनों की कार्यवाही चलाने के लिए एक प्रशासनिक कार्यालय बनाया जाता है जिसको सदन का सचिवालय कहते हैं। दोनों सदनों का पृथक पृथक सचिवालय है। एक भी बनाया जा सकता है, दोनों सदनों का एक भी सचिवालय हो सकता है, लेकिन अलग अलग है। ये इसका प्रशासनिक कार्यालय है। यहाँ प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो मदद करते हैं लोकसभा अध्यक्ष की और राज्यसभा के सभापति की गतिविधियों का संचालन करने के लिए। तो पृथक पृथक सचिवालय है। जो सचिवालय का प्रधान है, सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान है, सचिवालय का प्रशासनिक प्रधान राज्यसभा में महासचिव है और उसकी नियुक्ति सभापति करता है। इसी तरीके से लोकसभा में जो सचिवालय का प्रधान है वो महासचिव है। दोनों का महासचिव अलग अलग होता है, प्रशासनिक अधिकारी होता है, लेकिन इसकी नियुक्ति लोकसभा के महासचिव की नियुक्ति स्पीकर करता है। ये प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो इनको कामों में सहायता देते हैं, कार्य करने में सहायता देते हैं। तो राज्यसभा के सचिवालय का जो प्रशासनिक मुखिया है, महासचिव, उसकी नियुक्ति सभापति करेगा। लोकसभा का जो प्रशासनिक कार्यालय है यानी सचिवालय, उसके प्रशासनिक प्रधान यानी महासचिव की नियुक्ति स्पीकर करेगा। इस तरीके से महासचिवों की नियुक्ति की जाती है जिनके माध्यम से कार्यों का संपादन किया जाता है। अब यही लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें बुलाते हैं और लोकसभा और राज्यसभा की बैठकों का संचालन करते हैं। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा की बैठकें तब तक नहीं चलाई जाएंगी जब तक कोरम पूरा ना हो। कोरम पूरा होना चाहिए, यानी गणपूर्ति होनी चाहिए। कोरम यानी गणपूर्ति कहते हैं सदन के सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो सदन की कार्यवाही चलाने के लिए आवश्यक हो। कोरम बनाया गया, आर्टिकल 100 कहता है एक कोरम होगा, यानी लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में कम से कम कुछ सदस्य होने चाहिए कार्यवाही चलाने के लिए। और वे सदस्य कौन होंगे? वो सदस्यों की संख्या क्या होगी? कोरम होगा सदन की संख्या का 1/10 सदस्य, ये कोरम होगा। यानी राज्यसभा में 245 सदस्य हैं तो राज्यसभा का कोरम हो गया 24.5 यानी 25 हो गया। लोकसभा में 543 मेंबर है, उसका 1/10 हो गया 54.3 यानी 54 सॉरी। इसका मतलब यह है कि राज्यसभा की गतिविधियां चलाने के लिए राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य का मौजूद रहना जरूरी है, मिनिमम 245 में से। और लोकसभा की गतिविधियां चलाने के लिए लोकसभा में कम से कम 54 मेंबर आउट ऑफ 543 में से 54 मेंबर का उपस्थित होना जरूरी है। मान लो ये नहीं है तो गणपूर्ति न होने की दशा में सदन की कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी, सदन की कार्यवाही स्थगित की जाएगी। अगर गणपूर्ति नहीं है, अगर कोरम नहीं है, तो सदन की कार्यवाही नहीं चलेगी। कोरम होना जरूरी है, गणपूर्ति होना जरूरी है, तभी सदन की कार्यवाही चलेगी, अन्यथा नहीं चलेगी। तो ये लोकसभा और राज्यसभा की संरचना है। दोनों में, लोकसभा में जो सदन का नेता है वो प्रधानमंत्री होता है क्योंकि वही बहुमत दल का नेता होता है। यहाँ विपक्ष के नेता का गठन किया जाता है। पहली बार 1967 में विपक्ष के नेता को मान्यता मिली हमारे देश में। 1967 से पहले हमारे देश में कोई विपक्ष का नेता नहीं होता था। और 1978 में संसद ने कानून बना करके विपक्ष के नेता को कानूनी मान्यता दे दी, उसे कैबिनेट मंत्री के बराबर का दर्जा दे दिया। तो अब विपक्ष का नेता हमारे यहाँ कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखता है। लेकिन कैबिनेट मंत्री का दर्जा रखने वाले विपक्ष के नेता की नियुक्ति तभी की जाएगी जब विपक्ष के किसी भी दल को न्यूनतम 1/10 सीटें मिली हों।
अगर विपक्ष के किसी भी दल को न्यूनतम 1/10 सीट नहीं मिलेगी तो कोई भी विपक्ष का नेता कानूनन नियुक्त नहीं किया जाएगा। वैसे तो कहने के लिए विपक्ष में जितने लोग होते हैं सब अपने आप को विपक्ष का नेता कहते हैं, सभी कहते हैं, लेकिन वो कानूनी रूप से मान्य नहीं है। कानूनी रूप से विपक्ष का नेता उसे ही कहेंगे जिस दल को विपक्ष में कम से कम 1/10 सीटें मिली हैं, उसी के नेता को विपक्ष का नेता कहा जाएगा। उसका दर्जा कानूनी दर्जा होता है, संसद ने इसके लिए कानून बनाया है और कैबिनेट मंत्री के बराबर उसे दर्जा दिया जाता है। तो ये विपक्ष का नेता होता है। राज्यसभा में प्रधानमंत्री तय करता है कि कौन सदन का नेता होगा, तो अपने ही मंत्रालय के किसी मंत्री को राज्यसभा में सदन का नेता बना देता है। इसी तरीके से विपक्षी दल अपने किसी दल के सदस्य को विपक्ष का नेता मनोनीत कर देते हैं। इस तरीके से ये लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही चलती है। ये गतिविधियां जो हमने विपक्ष के नेता वाली बातें बताई, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कर्पूर्ति कॉन्स्टिट्यूशन में है, संविधान में है, आर्टिकल 100 में है, लेकिन विपक्ष के नेता और सदन के नेता की बातें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये बातें ब्रिटिश परंपरा के अनुसार अपनाई गई हैं। ये बातें हमने ब्रिटिश परंपरा के अनुसार अपनाई हैं। तो ये प्रावधान है, यानी सदन का नेता और विपक्ष का नेता जो हमने अभी चर्चा की, सदन का नेता, विपक्ष का नेता, ये परंपरा है और इस परंपरा के अनुसार नियुक्त किया जाता है। लोकसभा में हमेशा प्रधानमंत्री होता है सदन का नेता, और विपक्षी दल का नेता नियुक्त किया जाएगा जिसे मिनिमम 110 सीट मिली हो विपक्षी नेता को। राज्यसभा में किसी न किसी मंत्री को नियुक्त किया जाता है कि कौन बनेगा विपक्ष का नेता। तो ये संरचना के बारे में है। इस संरचना से जुड़ी हुई बातें और भी हैं अभी पढ़नी, लेकिन कॉमन बातें हैं दोनों की। जैसे संसद सदस्यों की योग्यता के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ा, लेकिन कुछ आधार पर इन्हें अयोग्य भी ठहराया जा सकता है, इनके स्थान रिक्त भी घोषित किए जा सकते हैं। तो अयोग्यता के आधार क्या होते हैं? जैसे लाभ का पद एक अयोग्यता का आधार है, तो लाभ का पद क्या है? ये सारी बातें। दल बदल अयोग्यता का आधार है, तो दल बदल क्या है? इन सारी बातों की चर्चा हम लोग को करना है। ये सारी चर्चा हम लोग फिर कल करेंगे। तो चैट ऑन कर लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं आपके। तो क्वेश्चन पूछ लो।